अच्छा, जो ये वीडियो अभी आप लोगों ने देखी, इसमें लास्ट वाला सीन देखा आप लोगों ने? उसके घर में पानी भरा हुआ है और वो इंसान जो है उसमें छलांग लगा रहा है, कूद रहा है, इस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अगर किसी घर में पानी भर जाए तो सबसे पहले तो बैठ के जो है रोने लगे, इरिटेट होने लगे। तो लाइफ कैसी होनी है, आप लोगों की किस तरीके से लाइफ चलनी है, ये डिसाइड करेगा कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हो। जिस तरीके से आप लोग लाइफ को देखोगे, लाइफ उसी तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलना चाहते हो। तो अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि लाइफ आप लोग की इंप्रूव होए, तो हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम के अंदर में अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस दिन प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देख लिया आप लोगों ने, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई और आप लोगों को लगेगा हाँ कुछ नया सीखेंगे इसमें और आगे बढ़ेंगे, उसी दिन आप लोग की मैक्सिमम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रियलिटी है। और अगर रोना स्टार्ट कर दोगे तो भाई साहब, जो प्रॉब्लम तो सर पे चढ़ी हुई है, सोल्यूशन भी दिमाग में नहीं आएगा और फ्रस्ट्रेट होते हुए वैसे नजर आओगे। तो ये बात ध्यान रखना। कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले जरूर बताना। डिसाइड कर लिया क्या? डिसिप्लिन टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये बताना है, और लाइफ को कैसे लेकर चलना चाह रहे हो इसको जरूर सोचना, क्योंकि जिंदगी रेत की तरह हाथ से फिसलती चली जाती है और फिर लगता है कि यार काश ये कर लिया होता है। ठीक है, इसी के साथ में दो चीजें हमेशा जिंदगी में याद रखना। एक तो फालतू में बड़बड़ नहीं करनी है कहीं पर, और हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि साइलेंस जो है उसमें भी एक पावर होती है। आप लोग की एनर्जी सेव होती है। आप लोग कभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखना कॉन्टिन्यूसली, जैसे बोलते हैं ना, जब कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटे तक इंसान बोलता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम कर दिया। ऐसा नहीं, थका थका सा फील होता है अंदर से कई बार। एक तरीके वैसे नहीं कि मतलब पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी लगती है जब इंसान बोलता है। कंटिन्यूस बोल के देखना, थक जाता है इंसान बोलते बोलते। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अगर शांत भी आप लोग रहो ना, मौन रहना स्टार्ट कर दो, बहुत सारी एनर्जी आप लोग सेव कर सकते हो। और इसमें एक पावर भी है कि आप लोग की प्रॉब्लम भी सोल्व होती नजर आएंगी। तो साइलेंस एंड स्माइल आर द टू पावरफुल टूल। स्माइल टू सोल्व द प्रॉब्लम और साइलेंस टू अवॉइड द प्रॉब्लम। तो अगर आप लोगों ने देखा हो, कई बार कई सारी लड़ाइयां इसलिए होती हैं कि कोई भी इंसान जो है वो सुनना नहीं चाहता है, बस बोलना चाहता है अपनी। सुनने वाले बहुत कम है। अक्सर आप लोगों ने चीजें फील की होगी। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर आज इनके रिलेटेड 2 किताबें हैं, जो भी आप लोग अगर इनको लेना चाहें तो यहाँ पर ये किताबें हैं। ये आप लोग की लाइफ में काफी बड़ा चेंज लेकर आएंगे। एक तो है यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर, और एक है दूसरी है यहाँ पर इनकी खुद की जो जर्नी है। यहाँ पर इनको जरूर पढ़ना। आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन 27 जुलाई को इन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। मैं भी चाहता हूँ यार मेरी जिंदगी की जब आखिरी मोमेंट हो ना, वो ऐसे ही हो। मतलब जो काम आप करते हो ना जिंदगी में, जो सबसे पसंद काम है, वो करते करते चले जाएं। इससे बढ़िया मौत आप लोग बोल ही नहीं सकते। इससे बढ़िया, मतलब एक तरीके से मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया धरती पे से जाने का कोई तरीका होगा। जिस चीज को आप लोग कर रहे हो वो चीज करते करते आप लोग चले जाओ यहाँ से, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये आखिरी में वही काम करते हुए चले गए, एक टीचिंग की तरीके से। यहाँ पर ये बेसिकली एक नहीं लेक्चर देते देते चले गए। किस राज्य में थे उस टाइम पर, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ किस किस को याद है, मैंने पहले भी कई बार बताया। और ये किताबें आप लोग देख लेना, इनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा था शायद, एक बार देखूंगा। अगर वो लिंक मेरे पास में होगा तो प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट जाकर इनको अमेजन वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। ये आप लोग की लाइफ में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। और किस किस ने पढ़ी है किताबें इनमें से कोई सी, तो अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग जरूर बताएगा। क्योंकि एक ऐसे इंसान जो कि अर्श से उठकर, वो फर्श से उठकर अर्श पे पहुंच जाना, तो उसकी एक जर्नी की एक तरीके से आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर देखना। देखूंगा, अगर मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद कोई लिंक मैंने प्रोवाइड करा था पहले, अगर होगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वरना डायरेक्ट सर्च कर लेना जाकर। ठीक है, एथिक्स के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, या फिर एस्से के बारे में, तो बात की जा रही है बी ट्रूथफुल, जेंटल एंड फियरलेस। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोले गए। आप लोग कभी भी अगर आप लोग झूठ बोलोगे तो उसके लिए छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो जिंदगी में अगर झूठ बोलोगे तो हमेशा सही के लिए झूठ बोलो। ऐसा नहीं कि बस झूठ बोलना ऐसा है कि बस फालतू में काम से बचने के लिए झूठ बोलना है, वो जिंदगी में आप लोगों को हमेशा बर्बाद करेगा। और हमेशा ऐसे बने रहो, उदार बने रहो, चीजों को लेकर इरिटेट मत हो। और डरना तो किसी से है नहीं है, किसी के बाप से, क्योंकि गलती नहीं की है तो डरना किस लिए? अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ये टेंडेंसी अगर आप लोग के मन में एक बार आ गई तो इस लाइफ को आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करोगे हमेशा, और कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से शानदार डिस्कशन आज का रहने वाला है। शानदार तरीके से हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। एक बात बता दूं फिर से, यहाँ पर 31 जुलाई जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चलने वाले हैं उसमें लास्ट डेट है वहां पर एडमिशन की। उसमें जो आप लोग कूपन कोड वगैरह लगेगा, फिर बाद में मत बोलना, फिर बाद में आप लोग आकर कई सारे बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि सर हम भूल गए थे, याद नहीं रहे। कोई भी काम हुआ करे ना, अपना जो करना होता है उसको स्टार्टिंग में ही कर लिया करो। ऐसे नहीं कि एंड तक उसको रोके बैठे हो। फॉर्म भरना है आखिरी डेट में भरेंगे यार। ठीक है, कोई अपना चीजें पढ़नी है, कोई आंसर राइटिंग करनी है, कुछ भी काम करना है, जब टाइम निकल जाएगा पूरे दिन में तब करने बैठेंगे, तो बिल्कुल गलत आदत है, उसको सुधार लो। आगे तक आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। और इसी के साथ में जो नोट्स और आंसर राइटिंग ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी,
वहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखो, ऐसा नहीं आप लोग वहां पर कि आंसर जो है अपना खुद से ना लिखो, तो आंसर एक बार आप लोग एक तरीके से अपना खुद से लिखो, उसके बाद में आंसर आप लोगों को देखना है दूसरे का, या फिर वहां पर जो मॉडल आंसर पोस्ट किया रहा है वो तभी देखो, वरना स्टार्टिंग में उसी को देखकर लगे रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसको मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे चिपकाना है, एक बार पढ़ लो और उसके बाद में अपना खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप लोग के अंदर से ओरिजिनलिटी निकल कर आएगी और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करो, सीखने लगोगे। सारी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग कहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ये टेलीग्राम है यहाँ पर जो कि स्टडी लवर के नाम से है, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, जैसे यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है। ऊपर पिन कर रखे हैं पॉलिटी के जो पुराने लेक्चर है उसके भी लेक्चर सारे पिन आप लोगों को मिल जाएंगे, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लिया करो, आप लोगों को आईएएस की तैयारी कैसे करनी है, प्लान कैसे बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, सारी वीडियो यहाँ पर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, ऐसे कैसे लिखना है, सी सेट कैसे कवर करना है, एक एक वीडियो बना रखी है यार, आप लोग जाकर सर्च तो कर लो, यहाँ पर सारे लिंक दे रखे हैं, इसको जाकर एक बार देख लो आप लोग की सारी समस्याएं प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, पूरी गाइडेंस का पूरा जत्था है यहाँ पर, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। हमारे देश के बारे में अगर आप लोगों से बात करें, एक बात ध्यान रखना, आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे हम लोग दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। अगर बात करें 2023 में, हम लोग आज की डेट में आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री हो चुके हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर में कहीं ना कहीं ज्यादा जजों का होना जरूरी है, तो उसी के चलते एक पेंडिंग केस बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो उनका सोल्यूशन भी तभी निकलेगा अगर ढंग से देखा जाए। अरे हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं, देखिए कई सारे बच्चे एक बात बोल रहे हैं जो कि आप लोग याद रखना, जो टेस्ट सीरीज है ना, ये टेस्ट सीरीज के बारे में जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये जो स्टार्ट होने वाली है 30 तारीख से, ठीक है, ये पूरी यूपीएससी के पैटर्न पर रहने वाली है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम लोग बाहर से ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वो टेस्ट सीरीज ऐसे रखोगे क्या जो क्लास में पढ़ा रहे हैं? क्लास से कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है, क्लास से इंडिपेंडेंट रहेगी ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर कोई बाहर से ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आसानी से कर सकता है, इसका क्लास से कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि आप लोगों का वीकेंड में हुआ करेगा एक टेस्ट, जो कि क्लास में जो चल रहा है उसके हिसाब से टेस्ट होगा, वो ये टेस्ट सीरीज अलग रहेगी, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं जो क्लास जो कर रहे हैं उनके लिए दो टेस्ट हो जाएंगे एक साथ में। ये इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज है, ये आप लोगों को कुछ नया सिखाने का मौका देगी और यूपीएससी पैटर्न पर आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे इसको लेकर, तो ये कई सारे डाउट भी आए थे, तो मुझे लगा इसको क्लियर करना चाहिए, तो कोई भी डाउट मत रखना इसको लेकर, ठीक है। अब आर्टिकल देखते हैं ध्यान से, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताता हुआ जाएगा, किस तरीके से हमारे देश में जुडिशरी काम करती है, पेंडिंग केसेस के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो टकटकी लगाकर सुनिएगा अच्छे से, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना। लगभग 4 करोड़ के करीब केस जो है फिलहाल बोला जा रहा है पेंडिंग पड़े हैं लोअर कोर्ट के अंदर आज की डेट में, अगर हम लोग बातें करते हैं। और हमारे देश के अंदर में जो जजों की संख्या है वो इतनी कम है कि यहाँ पर इन केसों को अगर निपटाने बैठ जाए तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में 50-100 साल भी लग जाएं तो ये केस जो हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं, अगर ताबड़तोड़ तरीके से भी लगे यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जजों की संख्या जो है हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी केसेस को निपटाने के लिए। क्यों, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि क्यों ना हम लोग क्राइम करना बंद कर दें, तो देखिए वो तो फितरत है, वो तो चलता रहेगा, वो तो ना छूटने वाला है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि वो चीज़ें चलती रहेंगी तो तुम कैसे यहाँ पर चीज़ों को सुधार सकते हो। यानी कि ये बिल्कुल वही बात है कि भाई साहब सामने वाले तो आप लोगों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकेंगे। अब ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उन पत्थर से कैसे बचना है। जैसे बारिश हो गई तो बारिश तो होगी, आप लोग अपना छाता लेके चलो ना घर से, तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो किस तरीके से हम लोग जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं। और अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि यहाँ पर भाषण देते देते पब्लिक में रो तक पड़े कि ये कंडीशन इतनी खराब है कि सुधरेगी नहीं आने वाले टाइम में भी। आप लोगों ने मूवी का डायलॉग सुना होगा यहाँ पर, जो दामिनी मूवी का है सनी देओल का, तारीख पर तारीख। लोग नहीं कहते कि एक तरीके से महिलाएं अपनी चप्पल घिसा लेती हैं, उनके गहने और जवाहरात तक बिक जाते हैं तो मिलती है सिर्फ उनको तारीख। तो वही तारीख के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी तारीख के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली बात की है कि आप लोग क्या करना है, इसमें रिफॉर्म लेकर आना है। और रिफॉर्म भी क्यों बोला गया यहाँ पर, वो इसलिए बोला गया कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जेल में हैं। जब वो बच्चे हैं और महिलाएं जो हैं वो उनके साथ में जेल में हैं, तो सोचो बच्चे की परवरिश जेल के अंदर हो रही है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर उनको उनकी जो एक तरीके से बचपना जो है कैसे दे रहे हैं यहाँ पर उन सलाखों के पीछे। बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, पर बच्चा तो माँ के साथ में रहेगा, अब माँ को सजा मिली हुई है, तो इस तरीके से बोला गया कि कम से कम उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेज जो मैं पढ़ रहा था वहाँ पर ये बोला गया अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऐसी बुरी कंडीशन है आज के डेट में, अगर जेल में चले जाओ
तो वहां पर जेल में इंसानों को अगर छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसे इंसानों को जो कि नॉर्मल सोसाइटी में बाहर रहते हैं, तो वहां पर सजा की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोर्ट तो बाद में सजा देगा, जेल में जाना ही एक तरीके की सजा हो जाता है। इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। जिस एरिया में एक इंसान बैठ पाता है, खा पाता है, नहा पाता है, उस एरिया में 3-3, 4-4 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बीमारी का घर है यहाँ पर, ये ऐसी ऐसी भी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। कई सारे लोग जब जेल से आते हैं तो वो अक्सर सुधर जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वो ऑलरेडी वहां पर जो कंडीशन है जेल के अंदर वो देख लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए यार, इस नर्क में तो नहीं जाना है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर देखें, हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं कि रिफॉर्म लाने की जरूरत है यार, जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और खासकर अगर बात करें यूके के अंदर जैसे यहाँ पर चीजें हैं, उसके बेस पर हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझा जाए, आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक लड़का है बड़ा ही पढ़ाकू टाइप का, बहुत पढ़ता है, ठीक है, आप लोगों के घर वाले आप लोगों को ताने मारते हैं, देख कितना पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से वो सिलेक्शन भी ले रहा है, आगे चलकर अच्छे से अपनी जिंदगी सवार कर ले गया। तो आप लोग के पापा मम्मी पापा फिर बोलेंगे या घर वाले कि देखो वो कहाँ पहुंच गए और तुम कहाँ रह गए। तो कंपेयर करने की आदत होती है। तो इसलिए हम लोग अपनी कंट्री की जो सिचुएशन है वो यूके के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि यूके ने हम लोग को ये सिस्टम जो है वो सौगात में दिया है। 200 साल हमारे ऊपर रूल करके गए हैं, तो उसी में से ये सिस्टम हमारा निकल कर आया है। तो इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म करने के लिए भी उनकी तरफ को देखेंगे ना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यूके की तरफ को देख रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो उसको देख देख कर हम लोग अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने किसी न्यूज़पेपर में, एग्जैक्ट मुझे न्यूज़पेपर याद नहीं आ रहा है क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक पर्सन थे जो कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जेलर रह चुके थे, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया था। तो उनके द्वारा बोला गया कि जब तक मैं यहाँ पर जेलर की पोस्ट पर रहा वहाँ पर, तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किस तरीके से यहाँ पर इसको सुधारा जाए, क्योंकि डेली मैं ऐसे लोगों को देखता था वहाँ पर जो कि इस तरीके से वहाँ पर हैं कि ये मानो कि आज उनको बीमारी लग के मर जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है जेल के अंदर में, जबकि उनके ऊपर केस चल रहा होता है, अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक केस आया यहाँ पर जिसको बोलते हैं यहाँ पर सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस था यहाँ पर। उसके चलते भी यहाँ पर डिलीवर किया गया कि भाई साहब देखो होना क्या चाहिए, बेल होना चाहिए, नोट जेल। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के ले गया है तो यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है अब तक भी। अंग्रेज नहीं जैसे उठा उठाकर सबको जेल में डाल देते थे यार, अब तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं ना, तो अब आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्यों हम लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार यहाँ पर इसके बारे में बोल चुके हैं और कई बार यहाँ पर बोल चुका है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके चलना है, पर लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है। आप लोग बोलोगे क्या हमारे देश में कानून गलत है? कानूनी को तो फॉलो कर रही होंगी यहाँ पर सारी गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो हमारी कंट्री में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि लाया गया था 1882 में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। हमेशा ये बोला जाता है कि एक तरीके से एक रूल और रेगुलेशन को अगर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर दे तो सिचुएशन सुधर जाती है। देखो रूल और रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं होती है, चीज़ होती है हमारा माइंडसेट। बोलने वालों के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोग रेड लाइट पर खड़े हुए वहां पर और कोई वहां पर है नहीं आप लोगों को देखने वाला। अब एक इंसान ऐसा है कि जो वहां पर खड़ा है, जब तक कि वो रेड लाइट जो है ग्रीन में कन्वर्ट न हो जाए तब तक वो इंसान जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और एक इंसान ऐसा है कि वो ताबड़तोड़ तरीके से गाड़ी निकाल कर ले जाता है और कोई अगर सामने आए तो उसको ठोक कर भी चला गया। अब यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर रेड लाइट तो थी यार, बना रखी थी, प्रॉपर सिस्टम भी चल रहा था, पर आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कानून में कोई कमी नहीं होती है अगर मनसा यानी कि इच्छा हो इंप्लीमेंट करने वाले की अच्छी, कि हाँ भाई साहब ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो कानून कभी भी गलत और सही नहीं होते। ये हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग उन कानूनों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो हम लोग उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कोरिलेट भी कर पाएंगे। अभी कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट ये बोला है कि यार देखो कानून तो है, पर लेकिन आप लोग यहाँ पर उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को गाइडलाइन देनी पड़ेगी जब तक आप लोग एक प्रॉपर कानून लेकर नहीं आते हैं। तो उसके चलते क्या है, सबसे पहले तो देखिए सेपरेट लॉ फॉर बेल, यानी कि आज की डेट में यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। आज़ादी से पहले यहाँ पर जब से आज़ाद हुआ देश तब से लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अंग्रेजों का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों की हरकतें फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजी नहीं छूटी हम लोगों से और क्या छूटेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेल देने में ऐसा लगता है कि एक तरीके से बेइज्जती होगी, तो ऐसा नहीं फील करना है यार। अगर किसी को बेल दी जा सकती है बेल मिलनी चाहिए।
और आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई मर्डर हो गया, कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई, तो वहां पर दुनिया भर के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाते हैं डालकर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो स्पेशली फॉर नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस रहते हैं, जहां पर वारंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पर ये रहता है। कॉग्निजेबल में तो वारंट चाहिएगा, तभी यहां पर सारी चीजें चलेंगी। पर लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, उठा लो भर लो गाड़ी में, इनके ऊपर जाकर जो है वो डंडा छोड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो यहां पर मानी जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सही था और ऐसे ऐसे गलत था। तो वो सही तरीका नहीं है, एक इंसान को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसी बातें यहाँ पर कई बार बोली जाती हैं। इसीलिए जो विजय माल्या है, जो कि पढ़े हुए हैं आज के डेट में कई यूके के अंदर में, यूके की गवर्नमेंट कई बार तो इसलिए नहीं यहाँ पर जो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, उनको ये लगता है कि हमारी कंट्री में जो जेल है उसमें इनह्यूमन तरीके से लोग रहते हैं, यानी कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में जेल की कंडीशन देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं यार आप लोगों ने ना बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रखी है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता है अगर कोई लोग जो है, अगर इन सेक्शन के तहत अगर उसको यहाँ पर एक तरीके से नहीं, ये कुछ ऐसे सेक्शन है यहाँ पर बेल एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई किए जाते हैं, सेक्शन 88, सेक्शन 10, मतलब सेक्शन है रटन नहीं, आप लोगों को लिखना है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मली पुलिस वाले, वो बोलते हैं कि आप लोगों को फिर से बेसिकली क्या करना है, एक नया फॉर्म भरना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को सेपरेट एक बेल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अरे भाई साहब ऑलरेडी यार ये वाले सेक्शन हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें बोल दिया गया है कि बेल की एप्लीकेशन की जरूरत है नहीं, क्यों फालतू में डबल माथा बच्चे करा रहे हो उन लोगों से, क्यों फालतू में उनसे डबल फॉर्म भरा रहे हो। तो ये वाली खतरनाक चीज़ है, यानी कि बिना बात की बात। मुझे तो यहाँ पर एक चीज़ याद आ गई, आप लोगों को शायद मैंने सुनाया भी था। मैं जब दिल्ली में रहता था तो मुझे कनेक्शन लेना था, जो लैंडलाइन कनेक्शन होता है जो फ़ोन का, उससे इंटरनेट भी चलता था, तो उससे ठीक ठाक स्पीड आती थी। तो मैं गया लेने के लिए MTNL के ऑफिस में। तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस है काफ़ी बड़ा है वैसे तो, इसमें कई सारे रूम है। तो इस वाले ऑफिस में मैंने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। तो मैंने बोला कि कर दो यार इसको काम को, कह रहा है कि नहीं ये हानि होगा, ये दूसरी जगह होगा और वो कल आएंगे। मैंने कहा कल, मतलब वो कल नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि दूसरी जगह होगा और आदमी नहीं है वहाँ पर, फॉर्म वो लेकर जाएगा। मतलब क्या, मतलब कि बराबर में एक रूम छोड़कर एक और रूम था यहाँ पर, इस रूम के अंदर फॉर्म जाना था, ये इंसान इस रूम के अंदर फॉर्म लेके नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म लेके जाने वाला है वो फॉर्म लेके जाने वाला यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो यहाँ से फॉर्म लेके आएगा नहीं, क्योंकि दोनों की बेसिकली बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये कल कोई आदमी आएगा, इनका फॉर्म लेके यहाँ पे जाएगा, वो उसके ऊपर साइन करेगा और फिर जो है वो कनेक्शन जो है वो मेरे पास में आएगा। मैंने कहा ओ भाई ऐसा कर, मैं दे आता हूँ ये उठाकर इसको, ठीक है, तू कनेक्शन दे दे, मैं चक्कर काटते फिरूंगा क्या, ठीक है। तो वाली बातें हैं। तो मैंने बोला कि यार कनेक्शन दे दो, आपके इतनी सारी हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हो। तो कहने लगा एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेंगे। मैंने कहा ये प्रोसीजर नहीं है, मतलब दूसरों का प्रोसीजर बनवाना है कि चक्कर काटते रहो तुम यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंस दिखाने वाली बात होगी। सामने वाला बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दिया तो उसको फोन अपन आराम से कर देगा साइन, उस पेपर नहीं हुआ होगा। तो ये कंडीशन है कि डबल बिना बात की मेहनत करवानी है लोगों से, ठीक है। ये तो अलग बातें हो गई। अब बात करें आप लोगों से, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रखना है। ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। अब स्टेट लिस्ट और जो भी यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उनको यहाँ पर बोला गया, डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप लोग कोशिश करो कि प्रॉपर वे से चीज़ों को लेकर चलो, और किसी को भी ऐसे नहीं कि फालतू में अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सीबीआई ऑलरेडी यहाँ पर इसके बारे में बातें कर चुकी है, ठीक है। सीबीआई भी यहाँ पर किस तरीके से स्पेशल जजेस जो है उनको आप लोग ला सकते हो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोलेगी, ये एक टाइम था, पहले टाइम में अगर बात करें नहीं है वो फैसिलिटी, उस टाइम पे ये था कि जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी ना, तो जो जज थे वो जाकर बैठा करते थे, कहाँ पर, जज हो गए या फिर वहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी हो गई थी, जेलर वगैरह, वो सब जाकर बैठा करते थे और ये देखते थे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेल दी जा सकती है, ठीक है। तो वहीं पर ही जाकर फटाफट जो है उनका एक तरीके से जुगाड़ पानी करके बैठा के वहाँ पर दरबार टाइप का, तो उनको बेल दे डाली सबको। तो लोगों का एक काम करने की अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ काम करना चाहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम भी करना नहीं चाहते हैं, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे भी बड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, दुनिया भर की ऐसे मतलब एक तरीके से ढांचेगत की जरूरत है जहां पर जो एक तरीके से जजेस जाके बैठ सकें। अब जज को बैठने की भी जगह नहीं है, ढांचे तक भी नहीं है पर ऊपर अवेलेबल। एक बार एक पर्टिकुलर डिस्कशन सुन रहा था मैं, कोई उसमें ये बोल रहे थे जो खुद जज साहब थे, अच्छा आप ये बताओ अब यहाँ पर कोई लेडी जज है, ठीक है,
और वहां पर जहां पर वो लेडी जज है, जहां पर पर्टिकुलर कोर्ट रूम बनाया जाना है, वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सेपरेट उनके लिए टॉयलेट की भी, जहां मेंस जाते हैं वहीं पर ही वो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, यहाँ पर कोर्ट रूम अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में। कम से कम 5,000 के करीब नए कोर्ट रूम की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर इस चीज का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, तो वो भी एक कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो केसेस वहां पर ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली चाइना के अंदर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए जो कि जजेस की हेल्प करते हैं, और ये माना जा रहा है कि जो जजेस के पेंडिंग केस हैं उसको वो 1/3 यहाँ पर कम कर देंगे, मतलब उनका बर्डन 1/3 कर देंगे, जो यहाँ पर जो उनको अगर कोई डिसीजन देना है तो, ठीक है। तो उसको इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब तो यार हम लोग हाइब्रिड चीजें लेकर चल रहे हैं ना, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें चल रही हैं, तो इसको क्यों हम लोग इंजॉय नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन को ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन को ऑफलाइन दे दो, फटाफट ये इनको निपटाओ केसेस को, जितने ज्यादा आप लोग निपटा सकते हो। कोविड-19 में आप लोगों ने पूरा इस्तेमाल भी कर लिया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला चक्कर, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है, पर लेकिन वही है कि करने वाला चाहिए ना, सोल्यूशन तो मिल जाएंगे। सोल्यूशन तो आप लोगों के पास में है सारे, ठीक है। आप लोगों के पास में किस चीज़ की कमी है, अगर आप लोगों को बोलो आज के डेट में सिलेक्शन लेने के लिए, आप लोग एक बार देखो बैठकर, सारी चीज़ आप लोगों के पास में अवेलेबल है। आप लोगों के मम्मी पापा ने सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, सारी चीज़ें A to Z जो आप लोग चाहिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, या फिर जो भी आप लोग कहीं एक तरीके से ना कोई जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन, ये सब चीज़ें वो पैसे दे रहे हैं अपने पास से, अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों के लिए। पर लेकिन आप लोग हो कि आप लोगों को लग रहा है यार क्या ही करना है, चल रही है जिंदगी मजे में, क्यों ही पढ़ना है, तो वो वाली बातें आती है निकल के, ठीक है। कुछ और कंडीशन आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर इसके बारे में बातें करती हैं, जैसे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जहां पर बेल जो है वो नहीं मिलेगी, और एक ऐसा ऑफेंस जहां पर बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कानून के अंदर जो है बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, बस ये दिखाया गया है कि एक तरीके से कि यहाँ पर जो बेलेबल होगा ये ऑफेंस या फिर नॉन बेलेबल होगा। और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यहाँ पर ये, तो मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है। जैसे हमारा संविधान बनाया गया ना, तो हमारा संविधान बनाते टाइम हमारे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले सांसद हैं उनको पावर दे दी गई है कि आप लोग अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि संविधान में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे तो भाई साहब संविधान लिखने बैठेंगे तो संविधान नहीं UPSC का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी किताबें बन जाएंगी उस संविधान की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही प्यारा सा संविधान लिखा गया, पर लेकिन उसके चलते हम लोगों को कुछ छूट भी दी गई है कि हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये उसकी खूबसूरती है हमारे संविधान की, तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर, अगर किसी को रिलीज करना है तो यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है, जैसे कि एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, ठीक है, इस इंसान को रिलीज करना है, बॉन्ड टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर विदाउट बॉन्ड। तो कौन डिसाइड करेगा, ये इम्पावर किया जाता है मजिस्ट्रेट को। तो इससे कुछ तो खाली होंगे जेलें, पर लेकिन वो नहीं होता है। नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होता है, जैसे कि कोग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब वारंट तो आने का नहीं, यहाँ पर पता चला सामने वाला 2-4 के मर्डर और कर गया लेकर, तो पकड़ के गर्दन उसकी जेल में डालो भाई साहब। इतना खुला छांड थोड़ी ना छोड़ना है सड़कों पर कि वो सबको मारता घूम रहा है। तो मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से एक्यूज फिट है रिलीज करने के लिए, ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसे ही मजे मजे में काम हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, आप लोगों ने कई सारी सुना होगा, बेल इस तरीके की भी होती है, इतनी रेगुलरली ये उसमें आती है न्यूज में जिनके बारे में कुछ हद नहीं है। और ये आप लोगों को जरा सा एक कॉमन सा डिफरेंस होता है, आप लोग एक बार समझ लोगे तो दूसरों को पढ़ा भी दोगे, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को यार इस तरीके से आप लोग देखा करो कि यार ये ना आज पढ़ना है और फिर दूसरे को पढ़ा भी देना है, ओके। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो बात की जा रही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, तो हमारी कंट्री में जो ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पर 80-82 में, ठीक है। तो उसके बारे में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो कि हम लोग कंटिन्यूस के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेल को यहाँ पर डिवाइड किया हैं। जैसे एक तो रेगुलर बेल होगी, रेगुलर बेल मतलब एक इंसान जो है वो जेल में है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस कस्टडी में है और उसको बेल चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर बेल मिलती है सेक्शन 437, ठीक है, इसी के साथ में 439 CRPC के। वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा जज के ऊपर बेल देनी है नहीं देनी है, उसके लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेल अलाउ है या फिर नहीं है, ठीक है। ये तो ये वाली बेल होगी। एक यहाँ पर है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बड़ी खतरनाक है और ये तो इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है आज के डेट में। मान लीजिए एक बहुत ही महान आदमी है कोई और उसने कोई गलत गड़बड़ कर दी और उसको लग रहा है कि पुलिस अब तुझे गिरफ्तार करने वाली है,
तो वो पहले से ही बेल ले लेगा, इससे पहले कि पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि उसको ये लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर खराब हो जाएगी तो यहाँ पर अगर जेल में चले गए। और कई बार ऐसा होता भी है, कई सारे लोगों के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए, ताकि उनकी इमेज बनी रहे, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर जरूरी भी है इस तरीके की चीज़ें। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है ये 438 जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन सीआरपीसी का, इसके अंदर निकल कर आती है, और सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर इसको देता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये नॉर्मली नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट की जाती है पर्सन जो कि यहाँ पर मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन नॉन बेलेबल, यानी कि जिसकी बेल ना हो। तो यहाँ पर अगर उसकी बेल नहीं होगी तो एक बार पकड़ा गया तो पकड़ा गया, चढ़ गया भाई साहब सूली, तो यहाँ पर उसके लिए पहले से ही बोल देता है एंटीसिपेटरी बेल ले लूँ। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से उनके वकील तैयार बैठे रहते हैं, भाई साहब आ गए कोर्ट में, उससे पहले कि यहाँ पर मतलब एक तरीके से ना इंसान जो है वो इंसान आए जो यहाँ पर जेल में, तो पहले से ही भारी वार जमानत हो जाए, तो वाली बातें हैं। अब इंटरिम बेल क्या होती है? ये इंटरिम बेल होती है, बोला गया यहाँ पर ये जो बेल होती है एक तरह शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, और ये जो ग्रांट की जाती है, ये जो अपनी रेगुलर बेल होती है, ठीक है, ग्रांट की जाती है एक तरीके से उससे पहले, जब रेगुलर जो ग्रांट की जाती है यहाँ पर हियरिंग ऑफ द ग्रांट फॉर द रेगुलर बेल और द एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे इससे कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर रेगुलर बेल होती है और एंटीसिपेटरी बेल होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए इनसे पहले यहाँ पर ये ग्रांट की जाती है। तो कई सारे ऐसे प्रोविजन रख रखे हैं, इनके सबके अपने अपने फायदे हैं, पर लेकिन कई बार इनको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कहता है, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत है लूप होल ढूंढना, और वो हम लोग ढूंढ के बैठते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूके को फॉलो कर लो, आखिर यूके को फॉलो क्यों कर लें? यूके ने ऐसा क्या महान काम कर रखा है? तो यूके यहाँ पर इसलिए फॉलो करने की बात की जा रही है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट किए बैठा है। जैसे कि अगर बात करें बेल एक्ट के बारे में, तो बोला गया कि यूनाइटेड किंगडम में 1976 के अंदर में यहाँ पर प्रोसीजर लाया गया कि बेल ग्रांट करनी है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कई बार एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, और पता भी होना चाहिए आप लोगों को। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बनोगे, यानी कि जो बेसिक थीम है नेचुरल जस्टिस की वो यह कि जो इंसान जो है वही तो चोर है और वही कोतवाल बना बैठा है अपने आप ही, यानी कि वही डिसीजन देगा, उसी ने चोरी कर रखी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये होना चाहिए, अगर किसी का जजमेंट देना है तो यहाँ पर एक तरीके से उस इंसान से भी एक नहीं पूछना है कि भाई साहब तुमने गुनाह क्या किया, तुमको ये सजा देने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सुना ही नहीं, बेचारे को उठा के यहाँ पर सजा सुना दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जय भीम मूवी देखी आप लोगों ने देखी होगी, तो वहाँ पर यही हरकतें दिखा रखी है कि गुनाह कोई और कर रहा है और सजा कोई और पा रहा है, तो ये बड़ी ही खतरनाक चीजें निकल कर यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जय भीम मूवी में मुझे जो अच्छी बात लगी यहाँ पर, जो लॉयर साहब थे उनकी, वो क्या करते थे, वो गरीबों से पैसे नहीं लिया करते थे खासकर, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, या फिर बहुत ही माइन्यूट सा अपना फीस ले सकते हैं, जबकि बहुत बड़े एक तरीके से वो वकील थे। तो आप लोग भी जिंदगी में जब किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओ ना, आप लोगों को लगे कुछ हेल्प आप लोग कर सकते हो किसी की, तो जरूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा। इससे आप लोगों के दिल को जो सुकून मिलेगा ना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एम जो है यहाँ पर ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जेल के अंदर में कैदी उनको कम किया जाए, और यहाँ पर जनरल उनका अधिकार भी होता है यार कि बेल मिलनी चाहिए, वो बेल मिलनी चाहिए उनको, एक प्रॉपर लीगल एड यानी कि सपोर्ट मिलनी चाहिए कानून पर। लेकिन आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो, तो उसके पीछे एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट की। क्या बाहर जाकर वो यहाँ पर किसी गला काट देगा, जेब चोरी फिर वही हरकतें करेगा जो यहाँ पर कर रहा है? अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं तो ही आप लोग उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, वो नॉर्मल नोट पर आप लोग उसको जो है बेल ग्रांट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में कि हाँ लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया और फिर उनसे पूछे जा रहे हैं लाठियां चला चला कर, बता नहीं कहते बता चोरी किसने की है, बता तू नहीं चोरी की है ना। दो तरीके होते हैं, एक तो पूछना बता दे किसने चोरी करी है, बता तूने ही चोरी की है ना, ठीक है। तो ये बोला जाता है, कई बार ऐसी केसेस निकल कर आते हैं, मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, कि ये गुनाह कबूल कर ले तो तुम्हारी जो सजा है हम लोग कम करा देंगे। मतलब उनका ये रहता है कि ये केस का डंडा आगे ऊपर से कि ये केस का सोल्यूशन निकालना है, अब उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है वो लगाओ, बस केस का सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग 2-3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए इनका मतलब है, यहाँ पर आर्टिकल 20 जो संविधान का है, फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर इसके अंदर 20, 21 और 22वें जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए
कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसे नहीं कि फालतू में ही लोगों को अरेस्ट कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द जो कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, इसके बारे में यहाँ पर बात करता है। और 3 बात बड़ी प्यारी यहाँ पर बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है उसने आज कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, और आज कोई गुनाह कर दिया है, आज हमारे देश में इस गुनाह के लिए उसको 6 महीने की सजा है। तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि पहले भाई साहब चल के कानून में हम लोग फेरबदल करते हैं और कानून में फेरबदल करके 6 महीने की सजा जो है इसको 6 साल की या फिर 60 साल की करते हैं और फिर यहाँ पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ना मुन्ना ना, ऐसे ना करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल सजा है, जो उस टाइम पर उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसी के हिसाब से उसको यहाँ पर सजा मिलनी है, ना कि तुम नया कोई कानून फ्रेम करोगे उसके हिसाब से तुम यहाँ पर लेकर आओगे और तब काम करोगे। तो एक तो ये बात बोली गई है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। एक बोला गया है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि एक इंसान को, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, क्या नाम है, जोधा अकबर, ठीक है। उसमें क्या करता है, उसमें कहता है कि जो उसका जो भाई रहता है उसको क्या करता है, कहता है कि इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपरली मंजिल से नीचे फेंको, ठीक है। मर गया, देखा झांक के मर गया, नहीं मरा, कह रहा नहीं मरा, कह रहा फिर से लेके आओ, अब की बार फिर से फेंको और सिर की तरफ से फेंकना, कह रहा मर गया, अगर नहीं मरा तो फिर से लेके आओ। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर कोई इंसान ने कोई यहाँ पर गलत काम किया है तो उसको उस काम की सजा मिल गई। इसने चोरी की है, इसकी चोरी की सजा मिल गई, इसको 6 महीने ये जेल में रहेगा, इसके बाद छोड़ दो। पसंद नहीं है यार 6 महीने वो डालो इसको जेल में। किस लिए? क्योंकि वो जो पहली चोरी की है उसी के लिए डालना है, फिर से दूसरी चोरी की है नहीं की है तो फिर क्यों डालना है? ऐसे ही मन कर रहा है फिर से 6 महीने डालो। ऐसा नहीं करने के भाई। एक इंसान को एक गलती करने के लिए उसको एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि मन कर रहा है कि 2-2 3-3 बार उसको सजा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये भी रहता है किसी को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, अपने ही खिलाफ उसको बोलने के लिए कि हाँ तुम बोलो कि हाँ तुम ही नहीं हरकतें की है, तो फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती किसी से तुम ये नहीं बुलवा सकते कि हाँ तुम ही नहीं हरकतें की है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है हमारे संविधान ने भी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही आप लोगों को, ठीक है, जिसके तहत आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो अब हमारे देश में एक केस भी आया जिसके बारे में मैंने कई बार बताया। अच्छा, केस का नाम बताओ आप लोग, बताओ किस ईयर में ये केस आया था। तो आप लोगों को पता है कि अब तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं आप लोग, ठीक है। एक बड़ी ही खतरनाक चीज है जो कि यहाँ पर प्यूनिटिव और एक तरीके से यहाँ पर प्रिवेंशन वाली होती है। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज के डेट में मैं बोलूं कि आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है, और आप लोग बोलो कि ये टाइम नहीं मिला सर ये काम करने का, अब इसके लिए कोई सजा दे रखी है, ठीक है। मैं बोलूंगा ठीक है आज से ना आप लोगों को क्या करना है, 2-2 गिलास ज्यादा पानी पीना है, आप लोगों ने काम नहीं किया तो क्या हुआ, कोई काम आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने वो काम नहीं किया, मैंने आप लोगों को बोला अब सजा मिलेगी 2 गिलास पानी ज्यादा पीने हैं, ठीक है। हालांकि ये सजा कम, ये सेहत बनाने का ज्यादा काम रहेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए कि पता है कि ये इंसान जो है इसको ये काम बोला है काम नहीं करेगा, तो पहले से कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखना कि यहाँ पर हरकतें ना हो सके, काम पूरा हो जाए, यानी कि प्रिवेंट करना। तो बोला जाता है कि पता चला कि कल को चलकर ये इंसान जो है दंगे फसाद करेगा, इसको पहले से डिटेन कर लो। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है जम्मू एंड कश्मीर में कुछ चीजों को इनोग्रेट करने जाते हैं और वहां पर पता चला जो दंगई है वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनवांटेड तत्व रहते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर वो हरकतें करना स्टार्ट कर दें तो उनको पहले से डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आसानी से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके के प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, समाज के लिए भी और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी, ताकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो समाज के अंदर बना रहे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2021 के अंदर में, यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के बारे में। आप लोगों ने गंगा जल मूवी देखी है, जो पहले वाली गंगा जल अजय देवगन वाली, वो उसको बोलते हैं कस्टडी में ले जाके उनकी आंखों में मतलब उनको अभी पवित्र कर देते हैं पूरे, कौन सा जो गांव रहता है वो सीतापुर क्या बोलते हैं वो, ठीक है, ये नाम रहता है मतलब कुछ। तो उस तरीके से यहाँ पर है कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात की गई है और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी की फितरत है नहीं पूछने की, पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। बोला गया कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो भी एक्यूज रहता है, ठीक है, तो बोला गया कि कस्टडी के अंदर तो एक तरीके से तो मजिस्ट्रेट, मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी का मतलब तो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हो गया ना, तो बोला गया कि उसको लॉक किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, ना कि जेल में। पहली स्टेटमेंट अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, कॉमन सेंस का है बेसिकली। यहाँ पर जब जुडिशियल कस्टडी के अंदर में जो यहाँ पर रहता है तो पुलिस ऑफिसर जो है जो उस पर्टिकुलर एरिया का केस का चार्ज रहता है उसको अलाउ नहीं किया जाता है इंट्रोगेट करने के लिए विदाउट द परमिशन, यानी कि परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट से, तब उसको यहाँ पर मिलेगा काम। देखता हूँ कौन सा आंसर देता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर बात करें तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है
अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है और उसको लॉकअप यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जाएगा, बाकायदा जो प्रॉपर जेल बनी हुई है उसके अंदर उसको रखा जाएगा। यहां पर बोला गया कि एक्यूज्ड लॉकअप इन द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसको लेगा, ना कि जेल। ये गलत है। जब जुडिशियल कस्टडी होगी तो उसको जेल में रखा जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर में। और जब एक बार जुडिशियल कस्टडी हो गई तो यहां पर उस इंसान को अप्रूवल बेसिकली लेना पड़ेगा कोर्ट से। अगर कुछ भी इंट्रोगेशन करना है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कई बार मनमानी चलाते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो यहाँ पर ये अगर कोई पुलिस में ही है तो वही आंसर यहाँ पर आराम से दे सकता है, या फिर कोई वकील है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ऐसी चीजें नहीं है, पर हाँ अब एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा जागरूक रहें जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर में। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। एंटीसिपेटरी बेल इतनी ज्यादा न्यूज में रहती है, शायद ही कुछ और रहता होगा। बोला जा रहा है कौन से सेक्शन के अंदर आती है? सेक्शन 437, 438, 439। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ ना, ऐसे ऐसे तो आंसर दे दिया करो। ठीक है, पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में भी आंसर नहीं दे रहा तो फिर क्या मतलब है? बताइए कौन सा है? अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन 438। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बड़े एक तरीके फेवरेट है यूपीएससी के। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया। तो बोला गया प्रिवेंटिव एक तरीके से यहाँ पर पनिश ए पर्सन फॉर द ऑफेंस कमिटेड। फिर प्रिवेंटिव रह गई क्या? तो बोला जा रहा है कि प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है क्या? तो कि उसको पहले से डिटेन कर लेना। ठीक है, वे एक तरीके से ताकि वो हरकतें ना कर सके, तो ये तो प्यूनिटिव होगी। तो ये शब्द जो है यहाँ पर ये इस तरीके से कई बार पूछा जाता है। बोला गया इनकरेक्ट कौन सा है? तो डबल लेवल पर दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन हो गया। पहले तो इनको अलग दे दिया, आप लोग बोलोगे दोनों गलत है, तो आप लोग सीधा ही लगा दोगे अगर यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। आंसर क्या है? आंसर है सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं जो डबल चेक करा देते हैं आप लोगों को। पहले तो ये अलग अलग दे दिया, अगर फ्रीक्वेंटली पढ़कर निकल जाओगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ गलत है, चलो ठीक है, तो आंसर सी हो गया। या फिर कई सारे बोल सकते हैं सही सा लग रहा है यार ये तो पढ़ने में। ठीक है, वही कई बार चक्सो खुलते हैं जब पेपर में बैठे रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अरे यार ये सही सा लग रहा है यार, आंसर इसका यही हो सकता है। ठीक है, पढ़ा तो था यार पर कुछ कुछ याद आ रहा है, पहला तो बिल्कुल कंफर्म है पर दूसरे वाले में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, और जहां पर ये चीजें घूमना स्टार्ट हो गई तो समझो वहां पर कहानी खराब होना स्टार्ट हो गई। एक्चुअल में ये चीजें क्यों आती है? नॉर्मली ये चीजें तब आती हैं जब आप लोगों ने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। अगर आप लोग रेगुलर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, अगर अभी से ही आप लोग लग जाओ और आप लोग कोशिश करो डेली लगभग 10 से 20 या 15 से 20 जो एमसीक्यूज है उनको बीच बीच में आप लोग सोल्व करते रहो, तो आप लोग एक अच्छे लेवल पर एक अपने आप को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है चीजों करने का। ऐसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बोला गया सीआरपीसी के हिसाब से यहाँ पर कि बोला गया कि इसको डिफाइन किया गया बेल को। ठीक है, यानी कि डिफाइन द वर्ड बेल, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये तो एक तरीका है, ये डिफाइन थोड़ी ना है। ठीक है, सीआरपीसी जो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि वो बेल ग्रांट कर सकता है जैसे उसको सुटेबल लगे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में इनेबल करता है पुलिस ऑफिसर को कि अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? भी डिटेल में पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो करेक्ट बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर यहाँ पर बी। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया और बाकी यहाँ पर दोनों आंसर है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। ओके, मजाक मजाक में टॉपिक पढ़ा दूंगा एक अलग बात है, पर लेकिन भाई साहब गंभीर मुद्दा है सोचने वाला। मतलब सोचो किसी देश के अंदर में जो बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, यानी कि जो ओल्ड पर्सन है उनकी संख्या ज्यादा हो जाए जो यंग पर्सन है उसके कंपेयर में, यानी कि बूढ़े हमारे देश में ज्यादा लोग दिखने लगे और जो यंग जो पर्सन है वो कम दिखने लगे, यानी कि जापान जैसी कंडीशन हमारे देश में होने लगे, तो कैसी सिचुएशन लगेगी? और ऐसा हो रहा है या फिर आने वाले टाइम पर होने वाला है? क्या सही सुना? जी हाँ बिल्कुल सही सुना। ऐसा क्या बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं यार, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो अपनी जो जनसंख्या है उसको स्टेबलाइज करते हुए जा रहे हैं काफी लंबे समय से। और आप लोगों ने देखा भी होगा जो पढ़ लिख लेते हैं वो बोलते हैं भाई साहब बच्चे 2 ही अच्छे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर क्या होता है? फिर यहां पर ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी हैं उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही है और जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है वो कम पैदा होती जा रही है, तो इसलिए बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती जा रही है और जो यंग जनरेशन है वो कम होती जा रही है। तो केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में यह माना जा रहा है कि ज्यादा बुजुर्ग लोग हो जाएंगे एज कंपेयर टू यूथ 2036 तक का। ये एक ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं जो कि अपने ही आप में खतरनाक आंकड़े आप लोग बोल सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। अगर स्किल डेवलपमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो ये जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना,
कल को यही जो ग्रोथ जब इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और फिर ये जब काम नहीं होगा तो आगे चलकर इसे 36 तक बूढ़े हो जाए, ठीक है, बहुत सारे लोग, तो फिर कंडीशन सोचो आप लोग क्या होगा, ठीक है। तो आज की डेट में जिसकी एज जो है वो 30 साल हो रखी है और उसको बात करें जो वो 36 में वहां पर पहुंचेंगे, 2036 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो यानी कि आज से लगभग 14 साल बाद, तो उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 44 साल के होंगे। तो उसमें और कुछ जोड़ लो थोड़ा सा तो समझ सकते हैं कितनी सारी पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर, आप लोग कवर कर सकते हो। अभी यहां पर बात की जा रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, यानी कि कैसी एरिया में किस तरीके से कैसी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में। और अभी जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन से राज्य में तो आप लोगों को पता है, जैसे कि हमारी कंट्री में राज्य हो गए बिहार और उत्तर प्रदेश, काफी लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो बोला जा रहा है कि यहां पर जो पॉपुलेशन है फिर भी आप लोगों को यंग नजर आती है। और ये जो डेटा प्रस्तुत किया गया है इसका याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट यूथ इन इंडिया 2022, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा यहां पर यह प्रस्तुत किया गया है। कौन है इसके मिनिस्टर वो आप लोग बता दो, मुझे भी याद हो जाएगा, मेरे भी माइंड से निकल गया यार, कुछ तो मुझे भी पढ़ा दिया करो, सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊं चलो इतना मैं पढ़ा रहा हूं, आज आप पढ़ाओ, मुझे बताओ इसके मिनिस्टर कौन है। अभी यहां पर इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगे। बोला यह गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम है परसेंटेज ऑफ यूथ इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होगी, तो ये बात की जा रही है। बिहार के अंदर में अभी 28% यहां पर यूथ है, 2031 तक 27 होगा और फिर यहां पर 25 होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में 2000 यहां पर अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर में 25 है, 21 होगा, 19 होगा। केरला के अंदर में 22 है, अभी फिलहाल 20 होगा, 19 होगा। मध्य प्रदेश के अंदर 27 है, 25 होगा, 24 होगा। यानी कि जैसे जैसे यहां पर ये संख्या ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि 21 से 31 और 31 से 36, तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो यंग जनरेशन है उनकी संख्या घटती हुई जा रही है। मतलब कि लोग आने वाले टाइम में बच्चे पैदा कम कर रहे हैं और बच्चे पैदा कम करने की वजह से जो लोग अभी फिलहाल के टाइम पर हैं वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। और वो जब बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं तो एक टाइम सबका है, सबको एक दिन जाना है, कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पर नस्वर है आकर बस गया है कि वो कभी नहीं जाएगा। आपका भी टाइम है, मेरा भी टाइम है, हमारे मम्मी पापा का भी टाइम है, हमारे बाबा दादा का भी टाइम था। जैसे मैंने कभी अपनी दादी जी का चेहरा नहीं देखा, ठीक है, बाबा जी का देखा, तो बाबा जी जब मैं अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था उस टाइम पर बाबा जी एक्सपायर हो गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक टाइम पर सबको जाना है, हमारे मम्मी पापा को भी जाना है, हमको भी जाना है एक दिन। तो पर लेकिन जो ये एक जर्नी रहती है ना यार, ये जो लाइफ रहती है हमारी, इसको प्रोडक्टिव बनाना है। एक लाइफ मिली है उसको एंजॉय करके जाना है, मतलब अपनी अच्छे से एंजॉय करनी है लाइफ को। तो ये जो एंजॉयमेंट के साथ साथ में हम लोग को अपने देश को भी आगे लेकर चलना है, क्योंकि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन अच्छा करेंगे, हम लोग अगर सक्सेस हो गए तो इनडायरेक्ट वे में देश को फायदा हो गया ना, तो अपना फायदा देश का फायदा हो जाएगा। एक तरीके से हमको जो मिल गई तो देश को एक तरीके से फायदा हो गया, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये जरूरी है कि यंग जनरेशन को स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, वरना फिर आगे चलकर बहुत बड़ा बर्डन देश के ऊपर पड़ता है, जो कि गलत है। परिवार के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, देश के ऊपर भी पड़ता है। ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोगों को कुछ और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में फायदा मिलेगा। यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी ये 222 मिलियन 1991 में 222 मिलियन थी, ये बढ़कर 333 मिलियन हो गई 2011 में। फिर अभी यहां पर ये 371 मिलियन हो गई 2021 में, और अब यहां से जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, 371 से 345 मिलियन होगी 2036 में। तो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। आप लोग बोल रहे हो कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसी क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, आप खुद ही देख लो, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना ने आधे से ज्यादा पब्लिक को लुढ़का डाला, ठीक है। इतनी सारी बीमारी आज के में आप लोगों को देखने को मिल रही है, लोगों का हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा इशू बन गया है। मैं आप लोगों को सजेशन दूं, हालांकि बोलना ही अच्छा नहीं है, पर लेकिन आने वाले टाइम में ना मेडिकल फील्ड में कैरियर ना सबसे बेस्ट रहने वाला है। जिस तरीके हमारा रहना सहना खाना पीना है ना, रियलिटी में मानो आने वाले टाइम में बच्चों को डॉक्टर बना दो तो भाई साहब अच्छी जिंदगी कटेगी उनकी, बोलेंगे आप पूरी जिंदगी हाँ हमारे मम्मी पापा ने क्या सजेशन दिया था हम लोगों को। क्योंकि जैसी चीजें चल रही है ना उसके बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिस तरीका हमारा रहना सहना खाना पीना हो गया। अभी अगर जाओगे ना आप लोग कहीं पर किसी मॉल में जाओ, बाहर कहीं पर देखो भाई साहब इतनी बुरी भीड़ लगी रहती है, सब क्या क्या खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सारी चीजों पे, और टूट रहे हैं भाई साहब, लाइन लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी यहाँ पर, इसलिए नॉर्मली लोग लाइन किस लिए लगाते हैं कि कोई अच्छी चीज मिल रही होगी, और जाकर देखो तो क्या मिल रहा है, तो वो वाली खतरनाक चीज है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जनरेशन किधर जा रही है और किस तरीके से चीजों को हम लोगों को लेकर चल रहे हैं।
तो यही डेटा यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर हमारी कंट्री की डाउनग्रेड होने वाली है पॉपुलेशन, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। और सिनेरियो में क्या क्या इंपैक्ट है, जो पढ़े लिखे राज्य हैं सबसे ज्यादा उनके ऊपर आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बिहार उत्तर प्रदेश एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर, अभी यूथ पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, 2021 तक, फिर उसके बाद में यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। अभी बात करें जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ये अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी यूथ पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर अच्छी खासी यूथ पॉपुलेशन है, पर लेकिन आने वाले टाइम में यही यूथ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए काम करने वाले लोग भी आप लोगों को कम मिलेंगे। ऐसे ऐसे भी राज्य हैं, आप लोगों को पता है हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस वही है जब हमारे देश बाहर जाकर काम करते हैं, लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस हमारे देश में आता है। तो उसी के बेस पर हमारे देश में जो है काफी सारा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन सोचो वो यूथ ही जो कम होता चला जाएगा तो क्या क्या कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो इसके चलते कंडीशन खराब होती है। पर लेकिन एक और मुद्दा है यहाँ पर कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अगर बात करें उसके बारे में 2020 से अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर पहले यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, अब थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया यहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 ने भी काफी सारी इंपैक्ट डाली है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूथ अनएम्प्लॉयड कहाँ कहाँ किस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिखाया गया अलग अलग राज्य का, तो एक हल्का सा डेटा है आप लोगों के सामने कि कितने सारे यूथ कहाँ कहाँ पर अनएम्प्लॉयड आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये काफी बड़ी दुर्घटना है, एक दुर्दशा आप लोग बोल सकते हो आज के डेट में, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई सारी हालांकि स्कीम है, अगर बात करूं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है फॉर मॉनिटरिंग यूथ जो ऑथर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारी बहुत सारी स्कीमें हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। पर लेकिन रियलिटी में जो इंपैक्ट एक दिखना चाहिए था यूथ पॉपुलेशन के ऊपर, वो आप लोग फिर भी बोल सकते हो कि यार उस लेवल का नहीं नजर आ रहा जैसे होना चाहिए था, ठीक है। अभी क्या क्या हमारा फोकस है, जैसे कि अभी फिलहाल के टाइम पर कई सारे प्रायोरिटी एरिया हमारे हो चुके हैं, जिसके चलते हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इनके, जैसे कि प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है। हम सबसे पहले एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, स्किल डेवलपमेंट रहेगा, तो बिजनेसमैन भी निकल कर आएंगे। तो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट करना, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थी लाइफ स्टाइल क्रिएट करना, कई सारी स्कीम चला रखी है। जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एक तरीके से हम लोग स्किल इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिट इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए अच्छे लेवल पर, तो हम लोगों को देखिए आज की डेट में एक बच्चा ऐसा है जिसके परिवार वालों ने उसको सिखाया कि बेटा कहीं पर किसी का पर्स या पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो उसको दे देना चाहिए। पराया पैसा, पराया पर्स, पराया एक तरीके से नहीं कहते, पराया पैसा और पराई स्त्री पर कभी किसी की नजर नहीं, अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। वो सबसे घटिया किस्म का इंसान होता है जो ऐसी हरकतें करता है, उन्हें किसी की और की मेहनत पर अपनी नजर डाले कि उसने कैसे कमा लिया, उसको किसी तरह मेरे पास में आ जाए। यार कैसे संभाल पाओगे? मूवी देखना आप लोग रॉकेट सिंह, आप लोग समझ जाओगे। वो कंपनी उसकी खरीद लेता है, उसके बाद में वो कंपनी उसको रिटर्न करके जाता है। वन ऑफ द मतलब एक बेहतरीन मूवी आप लोग बोल सकते हो जो रॉकेट सिंह, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी मूवी लगी थी। किस ने देखी आप लोग बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर एक तरीके से वही बातें तो बात की जा रही है कि कैसे आप लोग पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और यूथ को एंगेज कर सकते हो, तो ये जरूरी है। तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए यंग जनरेशन का। आज के में लगे कहां पर है, पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। और इतनी बुरी कंडीशन हो गई है आज के डेट में यूथ की कई जगह तो कि वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, मतलब अपने घर वाले अगर उनको रोक रहे हैं तो उनको गोली तक मार दे रहे हैं। अभी देखा आप लोगों ने यहाँ पर एक लड़के ने अपनी माँ की डेथ एक मतलब जान ले ली। तो ऐसी भी चीजें हैं, तो इसलिए एक सही गाइडेंस होना जरूरी है। तो सपोर्ट करना यूथ को ताकि यहाँ पर अच्छे लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल सके यहाँ पर, तो उसके चलते इंक्लूड करना, सोशल जस्टिस, वो सारी बातें। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि किन किन एरिया पर हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो काफी एक अच्छा आर्टिकल था और इसके चलते चलते आप लोग वो भी रिवाइज कर लेना। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, 2023 तक चाइना को पीछे छोड़ देंगे। इसी के साथ में हम लोगों ने बातें की थी कि यहाँ पर जो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन हो जाएगी। कब तक हो जाएगी बताइए जरा। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, किन किन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। रिविजन करते रहो यार, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को काफी फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर चीजों को रिवाइज करते हुए चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कितने अच्छे से सुना है या फिर मजे कर रहे थे। बात की जा रही है कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर हायर है, बुजुर्ग की हो जाएगी एज कंपेयर टू यूथ, यानी कि बुजुर्ग लोग ज्यादा रहेंगे जो यंग जनरेशन से, ये बोला गया है। तो ये आप लोगों को बताना है सही इसका क्या बेसिकली आंसर है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और एक्सट्रीमली सॉरी यार, ये साइड में हिंदी का लगा हुआ है, इसको बेसिकली मैं चेंज करना भूल गया, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां,
तो मतलब चलो इसको जब पीपीटी आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोगों को सही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। कई बार हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं कि सर इसको भूल जाते हो यार चीज़ें रहती है ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, इतनी सारी पीपीटी रहती है तो हल्का फुल्का सा कभी कभी एडजस्ट कर लिया करो चांद में भी दाग है ठीक है, पर बता दिया करो जहाँ भी गलती हुआ करे ताकि उसको इंप्रूव कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पर केरला, बिहार, इसी के साथ में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार तो भैया हमारे लाल है यहाँ पर, ठीक है, जियो मेरे लाल। तो केरला और तमिलनाडु हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। तो काफी डिटेल में मैंने ये चीजें कवर कराई अभी आप लोगों के लिए, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है प्रायोरिटी एरिया कौन से हैं नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 की। उसमें एंटरप्रेन्योर बनाना, सोशल जस्टिस, एजुकेशन या फिर यहाँ पर लाइफ स्टाइल के ऊपर फोकस देना। तो सारी तो कवर करा दी यहाँ पर, सारी की सारी तो चीजें हैं यही वाली यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा? इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बन जाते हैं यार आप लोगों के सामने, अगर अच्छे से आप लोग चीजों को कवर करोगे तो डाउट नहीं रहेगा। तो बेसिक चीजें ये होती है कि अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, ठीक है। और आप में से कितने ऐसे हैं जो कि अब एक्सरसाइज कर रहे हैं? कई सारों ने प्रॉमिस किया था कि सर योगा डे से हम लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या एक्सरसाइज कर रहे हो? टाइम पर उठ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, तो ये जरूर होना चाहिए यार। अगर ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइफ में अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, अपनी चीजें हैं, अपने पर भी फोकस ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? यानी कि जो अपने आप को नहीं सुधार पा रहा है और को क्या सुधारेगा? तो इसलिए कहते हैं कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी टाइट कर लो, उसके बाद में तो दूसरों को संभालोगे। तो पहले अपने आप को जब आप लोग एक अच्छे आज के लिए मान लो आप लोग किसी की हेल्प करनी है। अभी मैं कई सारे बच्चों को जैसे किताब देता हूं, जब मेरे पास में थोड़ा बहुत जैसे एक्स्ट्रा पैसा होता है तो यहाँ पर तो किताब देता हूँ। वो कैसे दे पाता हूँ? ऐसे दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास में पैसा रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कैसे दे पाऊंगा? पर इतना भी नहीं है कि मैं सबको बांटने लग जाऊँ, क्योंकि इतना भी नहीं है कि मैं धन्नड़ सेठ हो गया। और हाँ, इसके ऊपर एक छोटी सी बात और याद आ गई ये हालांकि एक्स्ट्रा बात है। अभी ना कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इधर उधर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छा खासा पैसा पे करते हैं। उसके द्वारा लगभग 1 लाख के लगभग 1.5 लाख के करीब रुपया दिया गया, जो एक पर्टिकुलर कोचिंग में 1.5 लाख रुपए देने के बाद में कह रहा है कि सर यहाँ पर क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई है, पर लेकिन फिर भी जो है मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कैसे सेटिस्फेक्शन यार? कह रहे सर जो गाइडेंस मिलता है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल आपके लेक्चर सुन रखे हैं, मतलब इसलिए चीजें समझ में आती है, वरना बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे बोला है कि सर आप बच्चों को किताबें भी देते हो तो आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको हर महीने 8,000 रुपये दिया करूंगा, आप बस मुझे गाइड कर देना, ठीक है। तो मतलब देखो, मतलब कमजोरी समझ रहे हैं कि मैं बच्चों को किताबें देता हूं, तो सर वो एक तरीके से उनको किताबें दे देना आप, मतलब एक हेल्प हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से पैसे दे देता हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कंडीशन भी है। तो मतलब 1.5 लाख रुपये वहां पे खर्च करने के बाद में बच्चा जो है वो 8,000 रुपये मुझे देने के लिए तैयार है हर महीने, कि मैं उसको गाइड कर दूं कि वो जो है कैसे अपनी चीजों को आगे लेकर चले सही तरीके से। तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन, मतलब मैं देखकर वैसे वास्तव में सरप्राइज था यार। मतलब कि इतने पैसे देने के बाद भी अगर एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो फिर वो इशू देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी दिक्कतें रहती है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, 400 500 बच्चे जाकर बैठ रहे हैं, एक इंडिविजुअल बच्चा उस पर क्या ही फोकस रहता है वहां पर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्मली निकल कर आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भी इशू हैं जो कि मतलब एक तो मुझे ये लगा बुरा कि इतना पैसे देने के बाद में, दूसरी मुझे लगी आप लोग मेरी कमजोरी समझने लगे हो, ठीक है। मुझे ये नहीं बोला कि मैं दे दूंगा, कि सर आपकी बच्चों की किताब, मतलब बड़ी सिस्टमेटिक में उसने मेल लिखा था, फिर बोला कि सर शेयर मत करना, तो वरना मेरा मन था शेयर करने का। कह रहे कि सर इस तरीके से कि मतलब कि दूसरों की किताबें देते हो तो सर आपकी हेल्प भी हो जाएगी और सर मेरी भी हेल्प हो जाएगी मैंने कहा अरे बता देना यार, वैसी हो जाएगी वो तो, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलता हूँ, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा है टॉपिक। दोस्तों आप लोगों ने गाना सुना होगा कि पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। तो वो गाना जो है काफ़ी सटीक यहाँ पर बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे पर इतना ज़्यादा मरते हैं कि वो उस पैसे को इस तरीके से छुपाते हैं ताकि उनको टैक्स पे करना ही न पड़े। क्या है पूरा आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि लगभग 14,000 करोड़ टैक्स जो है यहाँ पर मिलेगा, जो कि अब तक किसी ने बताया नहीं है कि कितनी जो ब्लैक मनी जो है वो दबाए बैठे हैं अगर उससे हम लोग अपना पैसा निकाल कर लेकर आते हैं। तो काफ़ी शानदार ये आर्टिकल होगा, बहुत शानदार तरीके से उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कितना टैक्स लगता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग भी क्या इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है ब्लैक मनी का, और इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी होने से। क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ में आर्टिकल के एंड में एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी होगा।
यानी कि शानदार तरीके से पूरा डिस्कस करूंगा, जिससे कि बिल्कुल इस तरीके से आप लोग इसको समझना है। इस तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा भी, ताकि चाहे तो आप लोग किसी और को ये टॉपिक जाकर पढ़ा भी देना। उन्हें कहते हैं कि चीज़ को ऐसे करो कि शानदार तरीके से, ताकि लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ाया। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है, आप लोगों को वीडियो को टकटकी लगा कर देखना है। ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना कि किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करूंगा। सबसे पहले शब्द जो निकल कर आ रहा है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी काला धन, हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या यहाँ पर कोई काली इंक से छापी गई मनी होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ऐसी मनी जो कि टैक्स से बचाई जाती है, यानी कि इलीगल तरीके से कमाई गई मनी। जी हाँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आज की डेट में, जैसे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में आप लोग अपना काम करवाने जाते हैं, आप लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, और वो बिल्डिंग है 100 करोड़ रुपए की। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पास करवाने के लिए, तो मान लीजिए आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए किसी ऑफिसर को दे दिए, कोई आईएएस ऑफिसर या किसी को, जहां से आप लोगों को पास कराना है। तो जो 1 करोड़ रुपए दिए हैं उस पर वो इंसान टैक्स पे नहीं करने वाला है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और एक मनी ऐसी हो गई जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, वो कहीं कागज में डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारी मनी कमाई जाती है, और उसको ले जाकर बहुत सारे लोग विदेशों में रख देते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो इसको विदेशों में लेकर भाग जाते हैं। तो ये ऐसी मनी जो कि हमारी कंट्री की मनी है, और कहीं ना कहीं टैक्स उस पर लग नहीं रहा है। तो इस मनी को रिकवर करने के लिए हमारी कंट्री में कई सारी जद्दोजहद की गई, तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा बड़ी आसान तरीके से, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होगा। अभी समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। उनके द्वारा लोकसभा में ये बोला गया कि टोटल मिलाकर लगभग 368 केस ऐसे हैं जिनसे अगर टैक्स की डिमांड की जाए तो लगभग 14,820 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो है, यानी कि जो अनडिस्क्लोज्ड जो फॉरेन इनकम है, एसेट्स है, उसमें से निकाले जा सकते हैं। और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के बेस पर हम लोग यहाँ पर इतना कम से कम यहाँ पर टैक्स डिमांड कर सकते हैं। क्या हुआ, सर से ऊपर चला गया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, डिटेल में समझाता हूँ। पूरा मुद्दा क्या है एक एक करके बताता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो 10 लाख रुपए का उदाहरण हम लोग लेते हैं, ताकि आप लोग सीधा सीधा इसको समझ सकें और आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई पर्टिकुलर पर्सन है 10 लाख रुपए ऐसा करता है कि फॉरेन में ले जाकर रख देता है। हालांकि 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, वहां पर 1000 करोड़ रुपए में वो एंजॉय करते हैं चीजों को, पर फिर भी आप लोग समझने के लिए ये एक आसान तरीका रहेगा। 10 लाख रुपए कोई इंसान जो है उसकी अनडिस्क्लोज्ड मनी है, यानी कि एक तरीके से ब्लैक मनी है, जो कि उसने किसी को बताई नहीं है और फॉरेन में ले जाकर उसने रख रखी है। तो 10 लाख रुपए में अगर वो अनडिस्क्लोज्ड मनी है और वो यहां पर आकर बताता है कि हाँ भाई साहब ये मेरी मनी है, और यहाँ पर ये मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ, ये मेरी ब्लैक मनी थी, 10 लाख रुपए वो उसकी अनडिस्क्लोज मनी थी। तो अभी जब वो डिस्क्लोज कर देगा यहाँ पर आकर, तो उसके ऊपर 30% तो टैक्स लगेगा, यानी कि 10 लाख में से 3 लाख रुपए तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले लेगी। अब तक ब्लैक मनी थी, याद रखिएगा, अब तक वो इस पर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा था, पर लेकिन जैसे ही इसको डिस्क्लोज करेगा तो यहाँ पर 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तो वो इनकम टैक्स जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर 33% एक सरचार्ज लगाया गया है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि जो ये 3 लाख है इसके ऊपर 33% जब हम लोग लगाएंगे तो यहां पर ये 99,000 आ जाएगा। तो ये 3 लाख तो ये हो गया और 99,000 यहां पर ये हो गया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3,99,000 यहां पर ये इसको पे करना है यहां तक का। फिर पेनल्टी लगेगी, क्यों? क्योंकि अब तक का ब्लैक मनी को छुपा कर रख रखा था, तो ये जो छुपा कर रख रखा था इसकी पेनल्टी क्या है? वो 10% लगेगी इन 10 लाख पर, और 10% क्या होगी? वो हो गई पूरा 1 लाख रुपए। तो यानी कि टोटल जब आप लोग इसको काउंट करोगे, अगर कोई 10 लाख रुपए बाहर ले जाकर रखता है तो टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी मिलाकर यहां पर 4,999,000 रुपए जो है उसको यहां पर पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने ब्लैक मनी यहां पर अपने पास में रख रखी थी। अगर वो आकर इसको डिस्क्लोज कर देता है अपने आप से, अपने मन से, कोई यहां पर उसके ऊपर फोर्स नहीं है, तो यहां पर एक प्रॉपर पैटर्न में ये काम चलने वाला है। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर इसके पास में कितना बच गया? इसके पास में बच गया, ये बच गया 5 लाख, आप लोग मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए अगर बात करें, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर 5 लाख जो इसके पास में बच गए, हालांकि ये होंगे 5,01,000 आप लोग बोल सकते हैं। अभी यहां पर टोटल अमाउंट जो है उसमें से ये क्या करेगा? 2.5 लाख निकाल कर जो है वो डिपॉजिट करेगा
4 साल के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में, और यहां पर इसको कोई भी इसको इंटरेस्ट एक तरीके से यहां पर कोई भी यहां पर एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए इसको यहां पर रखने पड़ेंगे। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा इसको, बस इसको यहां पर रखने हैं जिससे कि उसका इस्तेमाल किया जा सके दूसरों की एक तरीके से फायदे के लिए। मतलब क्या है, इसको अभी समझाऊंगा। ये जो पैसे जो यहां पर जा रहे हैं कहां जा रहे हैं, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप लोग समझोगे तो आप लोग काफी मजा आएगा सुनकर कि जनता के फायदे के लिए है। ठीक है, अब बच गए यहां पर 2.5 लाख में से ये चले गए। अब लगभग आप लोग बोल सकते हैं टोटल अमाउंट जो है अनडिस्क्लोज्ड जो बच गए यहां पर वो क्या बच गया, 2,51,000 बच गया। यानी कि इंसान के पास में 10 लाख में से अब उसके हाथ में 2,51,000 बच गए हैं, टोटल सारा पैसा इसमें से निकाल के। अब नेट जो डिक्लेयर अमाउंट उसके पास में बचेगा 4 साल बाद, क्योंकि 2.5 ये आप लोग समझ सकते हैं 2.5 लाख यहां पे देते, अब 4 साल बाद इसके हाथ में कितने आएंगे, 5,01,000 रुपए आएंगे। अगर ये यहां पर टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए बाहर से अगर अनडिस्क्लोज मनी लेकर आता है तो, यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं, अगर इंसान 10 लाख रुपए ब्लैक मनी लेकर घूम रहा था तो फिर भी अगर वो इसको डिस्क्लोज कर देता है तो 5 लाख रुपए उसके पास में फिर भी बच जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो फिर सारे के सारे हथियाए जाएंगे और एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट समझते हैं कि 4 साल के लिए पैसा जाएगा कहां। जितना अब तक बताया उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, अगर डाउट भी है तो उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि अब यहां पर एक थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो यहां पर पैसा आएगा यहां पर जो 2.5 लाख रुपए, वो यहां पर इंसान का जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाम में क्या लगा हुआ है, गरीबों का कल्याण करने के लिए यहां पर योजना बनाई है जिससे कि गरीबों को फायदा होगा, और उसमें यहां पर ये 2.5 लाख रुपए जाएगा, वो भी 4 साल के लिए। यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब अभी फिर से समझा देता हूं। जैसे यहां पर ये जो स्कीम लाई गई थी, इसका बेसिक पर्पज ये था कि बाहर अगर कोई अपना 10 लाख रुपए रखता है तो 10 लाख रुपए में से 50% तो उसने टैक्स में पे कर दिया, या फिर जो फाइन लगी उसका चले गए यहां पर, यानी कि ये तो इसका यहां पर चला गया लगभग 50%। अब जो 50% बचा हुआ है उसके हाथ में है, उसमें से 25% जो है वो 4 साल के लिए इंसान को यहां पर रखना पड़ेगा ताकि उससे जनता का फायदा हो सके, गरीबों का कल्याण किया जा सके। 4 साल बाद उसको ये रिफंड मिल जाएगा वापसी विदाउट इंटरेस्ट, इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा कि बैंक में पैसा रखा है, ऐसा नहीं कि यहां पर उसको दामाद है वो बैंक में पैसा रख के गया है और फिर उसको रिटर्न मिलेगा, नहीं, ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। वो तो गनीमत है कि 50% भी तुमको यहां पर मिल रहा है, वरना जेल से बच गए, जेल में भी जाते, फाइन का फाइन लगता और एक तरीके से उन्हें की उल्टे लटकाए जाते, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो 50% गवर्नमेंट छोड़ रही है, तो अगर कोई अपने आधे पैसे बचाना चाहता है तो उसके लिए यहां पर यह प्रोविजन रखा गया है। अभी मैं आप लोगों को मुद्दा समझाता हूं पूरा डिटेल में जो गवर्नमेंट यहां पर बोल रही है। अभी यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, ये 1 मिनट, ये तो यहां पर इसके बारे में बता रखी है, पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूं जो बातें यहां पर। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है इसको, तो फिर क्या है मुद्दा, अगर किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया तो बोलने लगा कि भाई साहब हमें डिस्क्लोज करना ही नहीं है, हम तो अपना पैसा ऐसे रखेंगे, और वो इंसान पकड़ा जाता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, 30% तो टैक्स पे करना ही पड़ना पड़ेगा, जो वहां पर भी पे करना पड़ा था, जो कि 3 लाख था। ठीक है, यानी कि 3 लाख तो पैसे पे करने ही करने पड़ेंगे, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताए थे 30% तो यहां पर टैक्स पे करने ही करने हैं। ठीक है, अब आगे क्या मुद्दा है, आगे यहां पर यह मुद्दा है कि अगर वो इसको बताता नहीं है तो फिर पेनल्टी लगेगी 3 टाइम्स अमाउंट टैक्स जो भी यहां पर उसने चोरी किया, यानी कि 90% अनडिस्क्लोज, यानी कि उसका 90% जो है अनडिस्क्लोज इनकम जो है उसके ऊपर यहां पर फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से इंसान की सारी जो पैसा है वो चला गया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि 30% तो जो है पेनल्टी लग गई, तो उसके पास में 7 लाख बच गए। ठीक है, तो यहां पर बोला गया 30% अलोंग विद द पेनल्टी इक्वल टू द 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेड, यानी कि उस अमाउंट को जितना उसने टैक्स इवेड किया है, फिर 90% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, या फिर उसका 90%। ठीक है, यानी कि एक तरीके से समझो कि उस इंसान के पास में कुछ नहीं बचेगा, उसकी यानी ढंढन गोपाल बनेगा, और ऊपर से क्या करेगा, ऊपर से वो इंसान जो है 3 से लेकर 10 साल के लिए उसको टैक्स इवेजन के तौर पर यहां पर टैक्स चोरी करने के उपलक्ष्य में उसको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो रहेगा उसको जेल की हवा खिलाई जाएगी। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट कि या तो इसको डिस्क्लोज कर दो और बच जाओ आप लोग, यहां पर अपना इतना पैसा इतना टैक्स पे कर आप लोग अपनी जिंदगी बचा लो और जिंदगी को एंजॉय करो। तो ये बात बोली गई है ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट्स और इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंदर में एक मौका दिया गया है चोर को कि चोरी तो तूने कर ली, पर फिर भी अगर तुझे लग रहा है कि जेल में नहीं जाना है, जेल से बचना है, तो तुम्हारे पास में ये मौका है जेल में जाने से बचने के लिए, पर उसके लिए तुमको यहां पर 50% जो है वो पैसा यहां पर पे करना पड़ेगा। तो ये आप लोग इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्या बोला गया है
कि यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 368 केस ऐसे हैं जिसमें 14,820 करोड़ का ब्लैक मनी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे जो यहां पर एक तरीके से इंडिया का पैसा है जो बाहर ले जाकर रखा गया है। 648 ऐसे भी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं जिसमें 4,164 करोड़ रुपए, ठीक है, वन टाइम अगर 3 मंथ कंप्लायंस विंडो की अगर बात करते हैं यहां पर, जो कि यहां पर बात की गई थी पहले भी, देखिए कई सारे लोगों ने उस टाइम पर डिस्क्लोज भी किया, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया है। टोटल अमाउंट जो टैक्स पेनल्टी जो यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2,476। ये हालांकि आप लोगों को याद नहीं रखना है, ठीक है, यहां से कोई पूछने वाला नहीं है, पर ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अगर बात करें, बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से जो स्विस बैंक है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक है यहां पर, उसके अंदर अगर आप लोग बात करें तो अभी रिसेंटली कमी आई है, यानी कि पहले जितना पैसा लोग जमा कर रहे थे इंडिविजुअल का, पर अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके द्वारा बोला गया कि 8.3% ड्यूरिंग 2021 डिपॉजिट में अभी कमी आई है, यानी कि अभी भी लोग रख रहे हैं, इतना खौफ है नहीं लोगों को फिर भी, ठीक है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इतना पैसा रहता है, गांठ साठ बनी जाती है और काम चल जाता है इंसान का। गवर्नमेंट ने शाम दाम दंड भेद लगाए, जी हाँ बिल्कुल लगाए, ये कई सारे ऐसे स्कीम लेकर आए, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनडिस्क्लोज इनकम के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, पर लेकिन वो काम नहीं आया, फेल हो गया, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। फेल तो कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, हालांकि एक तरीके से 50% आप लोग बोल सकते हैं कम से कम फेल हो गया, ठीक है, कुछ 50-50 हो गया, कहने का मतलब ये। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की बात की गई, पैसा लेके भागने वाले इंसान को किस तरीके से पकड़ना है, उसके लिए एक कानून लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करने का जो काम करते हैं, उसके लिए भी यहां पर 2002 का एक्ट है। और बेनामी ट्रांजेक्शन, किसी के कुत्ते के नाम प्रॉपर्टी चढ़ी है, किसी के बिल्ली के नाम, किसी के नौकर के नाम, मतलब इतना पैसा है कि एक तरीके से पता नहीं कहां कहां बांट रखा है। तो इसमें यहां पर अगर किसी के पास बेनामी प्रॉपर्टी है, उसको कोई नाम नहीं है, तो उसको भी जब्त किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कानून लेकर आई। तो इस तरीके के यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा हथकंडे अपनाए गए चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अब आप लोगों को एक बात बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर, जो कि आप लोग सुनकर थोड़ा हैरान भी होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग भी ब्लैक मनी की भागीदारी में अपना रोल प्ले करते हैं। रीजन क्या है? जब हम लोग कोई काम कराने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राइब देते हैं जरा सी देर में। अगर आप लोग ब्राइब देना बंद कर दोगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हो देश की तरक्की में आप लोग रोल प्ले कर रहे हो। तो हम लोग को भी अवेयर होना जरूरी है यहाँ पर। इसके चलते लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, मैसेज यहाँ पर शेयर करने चाहिए, ऑर्गेनाइज कराने चाहिए रोड शो और सेमिनार, ताकि लोग जो है इससे बच सके। और मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो कैश में होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लो जो होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होता है। पेटीएम, भीम ऐप, या फिर आप लोग कोई भी आज के डेट में यूज कर रहे हो, जो भी आप लोग आज की डेट में अपना ऐप यूज कर रहे हो। अच्छा, आप लोग कौन सा ऐप यूज करते हो? आप लोग भीम, या फिर आप लोग कौन सा एक तरीके से गूगल पे, पेटीएम, या फिर व्हाट्सएप के भी पे आ रखे हैं आज, तो कौन सा ऐप आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है पर्सनली जो आप लोग पेमेंट करते हो? उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी गाइडलाइन होती है वो फॉलो करके रखना है, अपनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। अब तो अगर आप लोग भीम ऐप वगैरह पे करते हो तो वहां पर क्यूआर कोड भी आप लोग किसी को दे सकते हो आसानी से, जिसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप लोग की बाहर जाए, ये आप लोग को फोकस देना है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर अगर बात करें, अगर पूछा जाए यहां पर कि क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर कोई ब्लैक मनी जो है वो यहां पर सामने निकल कर आती है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, हम लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो अपने देश को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, तभी हम लोग इनका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। गवर्नमेंट के पास में टैक्स कम जाएगा तो एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहां पर पैसा बढ़ाना पड़ेगा डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। तो इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में। इवन रियल इस्टेट जो मकान वगैरह खरीदते हैं वो भी लोगों को महंगे मिलते हैं, और अनकंट्रोल इन्फ्लेशन यहां पर पहुंच जाता है इन सब रीजन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट को यहां पर फिर ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कई सारी तरीके की वजह से, ठीक है। इसी के साथ में मास पोवर्टी, लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि लोगों के पास में खाने पीने, एजुकेशन के लिए काम ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में देश को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग ऐसा करके, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहीं पर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा तो ही नहीं है, पैसा तो चोरी किया जा रहा है। इसी के साथ में लोग जो है गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीजें हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी घटना स्टार्ट हो जाता है, ये दिक्कतें देखने को मिलती है, और करप्शन इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से आप लोग ऐसा एक इंसिडेंट बोल सकते हैं जिसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो नहीं कहते कि एक साइकिल यहां पर लाइन में खड़ी हुई है बहुत सारी, एक साइकिल को जरा सी उंगली लगा दो तो ये सारी साइकिल जो है वो इस तरीके से गिरती चली जाएंगी।
तो क्या होता है, ये कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो यानी कि जब एक हरकत इंसान करता है तो वो कई सारी हरकतों में फिर फंस जाता है। ऐसे बोलते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ गए यार। तो वही वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि कभी भी इन सब तरीकों से अगर डिस्टेंस बनाकर रख सको तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर कई सारे प्रपोजल लाए गए यहाँ पर इंडियन जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए। जैसे मैंने बताया, पेनल्टी के बारे में बात की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन है, वन टाइम आप लोगों को दिया है कि भाई साहब आओ और अपनी सोल्यूशन निकाल कर जाओ। वॉलंटरी डिस्क्लोज के बारे में बात की गई, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से बता दो आकर, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन कानून भी बनाए, रेड मारनी चाहिए यहाँ पर, सीज करनी चाहिए मनी। और इसी के साथ में अगर अगेंस्ट वॉलंटरी कंप्लायंस के बारे में बात कीजिए तो डिसइंसेंटिव करना चाहिए और इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने ये तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साम दाम दंड भेद लगाकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर ये ब्लैक मनी कंट्रोल होगी। क्योंकि जब ब्लैक मनी बनती है तो कहीं ना कहीं करप्शन होता है, और जहां पर करप्शन होता है किसी गरीब का पेट कटता है, और उस गरीब का पेट कटता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीजें हमारी बढ़ती हैं। और जो हम लोग बार बार बात करते हैं किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो टोटल ये सस्टेनेबल गोल है हम लोग इनको अचीव ही नहीं कर पाते हैं और फिर से पीछे रह जाते हैं। भुखमरी ऐसी रहेगी, गरीबी ऐसी रहेगी, हेल्थ नहीं होगी, अच्छे एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोगों को प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा। बात की जा रही है द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक। देखिए ब्लैक मनी को आप लोग कई बार पैरेलल इकोनॉमी भी बोल देते हैं, क्योंकि जब यहां पर हम लोग काम करते हैं ना अपनी इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट कोई मान लीजिए कानून लेकर आ रही है, तो यहां पर एक ऐसी मनी है जो कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कहां पर पड़ी है, तो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है, ठीक है। अंडर द कारपेट चलता रहता है सब कुछ। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक ये फिर पैरेलल इकोनॉमी हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट फाइनेंस। तो जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसके लिए काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि टैक्स नहीं जा रहा है। डिस्कस द वेरियस मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब एंड कंट्रोल ब्लैक मनी। तो यहां पर क्या क्या उनके द्वारा अभी फिलहाल जो है, क्या क्या उनके द्वारा अभी जो स्टेप उठाए गए हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो 250 शब्द में आप लोग इसको लिखिएगा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 150 शब्द में आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना अच्छे से, पूरी सारी चीजें आप लोग को एक एक कर बता ही दी है, कोई भी डाउट इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स का भी है, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है और किसने इसको अच्छे से सुना है, तो वही इसका आंसर दे पाएगा, और आप लोग कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप लोग इसका आंसर देंगे। तो अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन टैक्स 2015 का जो है, इसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़नी है। कंसर्न पर्सन जो है उसको टैक्स पे करना है 30% और इक्वल अमाउंट उसको देना है पेनल्टी में, जो एक तरीके से अनडिस्क्लोज जो भी यहां पर एक तरीके से फॉरेन वेल्थ उसके पास में है। इसी के साथ में पनिशमेंट रहेगा 3 to 10 ईयर यहां पर, और जो एक तरीके से अगर गलत तरीके से कोई यहां पर इस तरीके से पैसा रखता है तो, ठीक है। तो वाइल्डफुल इवेजन आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया ये है यहां पर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या अगर बोला जाए तो इनकरेक्ट पूछा गया। अभी मैंने आप लोग को डिटेल में पढ़ाई है सारी बातें, क्या पढ़ाई यहाँ पर अभी 30% के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई हैं, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया कंप्लीटली। तो इस तरीके से क्वेश्चन यार आप लोग के बनते हैं। टॉपिक को ऐसे तैयार करो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, अगर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर आप लोग का सी हो जाता। मजा आया कि नहीं आया? टॉपिक को बिल्कुल ऐसे कवर करो कि किसी को पढ़ा दो भाई साहब कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट कर भी बता सकते हो कैसा लगा। 1 सेकंड लगती है, फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। इससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसा आप लोग का बेसिकली ये टॉपिक चल रहा है, और कोई भी डाउट माइंड में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने कई सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखे होंगे, खासकर लड़कियों के, पर लेकिन क्या कभी आप लोगों ने लड़कों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखे हैं जिसमें लड़के भी अपना हुनर दिखाएं कि हाँ यार किस तरीके से हम भी जो है अच्छे दिखते हैं? अक्सर ये मानते हैं खूबसूरती की जब बात आती है तो लड़कियों के बारे में बात की जाती है। लड़कों को ये मानते हैं खूबसूरत होते ही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? इसलिए ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो लड़कियों के लिए और हैंडसम वर्ड जो है वो लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर गोवा के अंदर में यहाँ पर अभी ये होने जा रहा है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका नाम रखा गया रूबारू मिस्टर इंडिया। तो ये अगस्त के महीने में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गोवा जो है ये होस्ट कर रहा है बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, और नाम रखा गया द रूबारू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन।
तो ये होता क्या है नॉर्मली, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बस खूबसूरती देखी जाती है, कई सारी चीजें होती है, कई सारे राउंड होते हैं इसके अंदर में, आप लोग का थॉट प्रोसीजर भी देखा जाता है, यानी कि आप लोग की आउटर ब्यूटी के साथ साथ में इनर ब्यूटी भी देखी जाती है जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो कैंडिडेट जो है वो कई सारे यहाँ से जैसे नहीं प्रीलिम्स होता है, तो यहाँ पर भी कई सारी ऐसी प्रिलिमिनरी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि फॉर्मल वियर राउंड, एक तरीके से किस तरीके से आप लोगों की फॉर्मल ड्रेस है, किस तरीके से आपकी हेल्थ है, फिटनेस कैसी है, और अलग अलग इंटरव्यू भी होते हैं। ऐसा समझो कि पूरा एसएसबी होता है, ठीक है, किस किस ने एसएसबी दिया है, तो वही वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के जो बेसिकली गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत साहब, वो यहाँ पर इसको इनोग्रेट करेंगे और वो यहाँ पर चीफ गेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गोवा के अंदर में ये आप लोगों को देखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गोवा के मतलब एक तरह गोवा में अगर घूमने के इच्छुक हैं तो ये अच्छा टाइम रहेगा जब यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट चले, उस टाइम पर यहाँ पर अलग ही हरियाली आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो लड़कियों से है, लड़कों से नहीं है। अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, दिखाते हैं लड़के कितने छिछोरे होते हैं और यार सुंदर लड़कियां देखने चलते हैं। क्या कभी लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि यार सुंदर लड़कियां वो देखने चलते हैं ये जस्ट क्वेश्चन है, इसको अदरवाइज मत लेना कि लड़कियां भी इस तरीके से करती हैं कि यार वाह वाह। कई बार ना ऐसा होता था, जैसे कई बार आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, ऐसे कहता है आओ थोड़ी सी, कई बार इस तरीके से यहाँ सुंदर लड़कियां देख के आते हैं, आंख सेक के आते हैं, पता नहीं ऐसे शब्द यूज किए हैं कई बार। क्या लड़कियां भी ऐसा कुछ करती हैं? मैं जानने का इच्छुक हूँ इसको कि ये वाली छिछोरा बनती है फिर लड़कों के अंदर ही है। तो अगर लड़कियां ऐसा कुछ करती हैं तो गोवा अच्छा उनके लिए स्पोर्ट रहेगा इस ड्यूरेशन के टाइम पे, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेफ सिटी ऐप के बारे में, यानी कि सिटी जो है वो सेफ रहनी चाहिए जब भी वहां पर जो है बेसिकली लोग रहेंगे, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो सेफ सिटी इन स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के बारे में तो हम लोग बात कर देते हैं, पर लेकिन हम लोग स्मार्ट किस तरीके से बनाना चाहते हैं? क्या हम लोग अपने सिटीजन को स्मार्ट बना रहे हैं? क्या हम लोग अपनी पुलिस को स्मार्ट बना रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर हम लोग स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं? तो बहुत सारी डायमेंशन उसमें आ जाती है, पर लेकिन सबसे जरूरी है अब सेफ सिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं महिलाओं के खिलाफ कि दिक्कतें देखने को मिलती है, और महिलाओं के नहीं बुजुर्गों के खिलाफ भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बच्चों के खिलाफ भी। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर ये काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेफ सिटी ऐप जो है स्मार्ट सिटी ऐप के साथ में यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, ताकि इंश्योर किया जा सके टाइमली वर्क कंप्लीशन। और इसी के साथ में सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगभग 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गौतम बुद्ध नगर में। देखिए क्या होता है, आज की डेट में कोई इंसान क्राइम करके निकल जाता है और पता नहीं चलता कि हरकतें किसने की है। तो सीसीटीवी कैमरा काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे केस सोल्व करते हुए ये नजर आते हैं। तो इसी के चलते जल्दी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और मिशन डायरेक्टर सिटी जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप जू सिंह, इनको नॉमिनेट किया गया स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर के तौर पर, ताकि प्रोजेक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। देखिए जैसे कि बेंगलुरु हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ये ऐसे ऐसे एरिया हैं, अगर बात करें इनके, जो चेन्नई हो गया, ये ऐसे ऐसे एरिया हैं जो हब हैं आज की डेट में आईटी सेक्टर के, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो जॉब करने जाती हैं। तो खासकर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं जो कि जरूरी भी है, ठीक है। तो एक बेसिक न्यूज़ थी, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर यूपी से निकल कर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर स्टार लगाया जाए इसके बारे में। और ये एक डायमेंशन में नहीं, आप दूसरे डायमेंशन में भी सोच सकते हैं। सोचो एक इंसान है, उसने आज ही टीचिंग स्टार्ट की है, तो पढ़ाना जानता है थोड़ा थोड़ा, और एक ऐसा इंसान है जो कि पिछले 17 साल से 18 साल से टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक तरीके से उसके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कौन अच्छा ज्यादा तरीके से टीचिंग कर पाएगा? एक डॉक्टर है जिसने आज ही प्रैक्टिस स्टार्ट की है, एक ऐसा डॉक्टर है जो 18-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कौन अच्छा डॉक्टर होगा? एक जज है जिसने आज ही जजमेंट देने स्टार्ट किए, एक ऐसा जज है जो पिछले 17-18 साल से जजमेंट दे रहा है, तो कौन सा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। उन्हें कहते हैं कि ऐसे डॉक्टर होते हैं कि नब्ज पकड़कर बता देते हैं कि बीमारी क्या है। तो यहाँ पर अगर सीनियर डॉक्टर अच्छे रहेंगे तो अच्छे से काम चलेगा। तो गवर्नमेंट जो डॉक्टर की रिटायरमेंट एज थी वो 62 यहाँ पर हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 65 करने की बात की जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये प्रपोजल बेसिकली निकल कर आया, फाइनल नहीं है, अभी प्रपोजल है यहाँ पर। तो इसको अभी यहाँ पर पैनल के पास में देखेंगे और फिर इसके बाद में देखेंगे क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं। करेंटली 14,000 डॉक्टर वर्किंग है और 19,000 सैंक्शन है पोस्ट बेसिकली। तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, यानी कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर लेकिन उतनी पोस्ट खाली नहीं है। तो ये इतनी मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पोस्ट खाली पड़ी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा बर्डन बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हालांकि गलत है यार ये,
अगर देखा जाए तो सबसे सही तरीका तो ये होता है कि एक तरीके से जो पोस्ट खाली है उनको भरा जाए, तो ये रहता है। पर लेकिन सीनियरिटी को अगर यूज किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। पर लेकिन इस तरीके से नहीं कि पोस्ट खाली है, इस तरीके से कि हाँ उन्हीं की पोस्ट बढ़ा दो। पर लेकिन देखने का तरीका चीजों का अलग होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रखते हैं। आप लोग की क्या राय है, ऐसे एज बढ़ानी चाहिए? 65 साल एज ज़्यादा तो होती नहीं है अगर देखा जाए तो है। अगर आदमी हस्ट पुस्ट है तो 65 साल तक अच्छे से काम कर सकता है। आपकी क्या राय है इसमें बताना जरूर, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो फोरकास्ट किया गया 6.1 2023 के लिए। तो यहाँ पर ये फोरकास्ट बार बार आते रहते हैं, इनको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग इनको ऐसा नहीं कि इनको बैठ गए कि हाँ यार ये क्या बोल दिया, ठीक है। हल्का सा याद रख सकते हैं। RBI भी यहाँ पर फोरकास्ट करता है, उसने बोला था 6.5 रहना है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। इन्होंने यहाँ पर अभी 6.1 बोल दिया है, रिवाइज किया है यहाँ पर इनके द्वारा फोरकास्ट। IMF जो है वो ग्रोथ देखकर है, चेक करता रहता है यहाँ पर, और 2024 के लिए 6.3 यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले जो है इनके द्वारा कुछ और था, अभी कुछ और बोला गया। तो ये कंफ्यूजिंग रहती है कई सारी चीजें, तो इनको ऐसा नहीं कि ये बेसिकली रटनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखिए जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है उसमें जो आप लोगों को जो सोचने वाली बात होती है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग न्यूज को समझते नहीं है कि न्यूज हम लोग कैसे याद रखनी है। तो वो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है IMF के बारे में, ठीक है। तो IMF के बारे में अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप लोग जो है बेसिकली IMF से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लाता है, IMF लाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन लेकर आता है, IMF लेके आता है। तो ये 1944 में बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। 27 दिसंबर 1945 में इसको अपना फंक्शन जो है स्टार्ट हो गए थे ढंग से। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। इसके हेड कौन है आज की डेट में, ये आप लोगों को बताना है। 2000 आई थिंक 16-17 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, IMF के बारे में। तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके से तो क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं, खासकर रिपोर्ट्स के बारे में। अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है हमारे देश की पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहाँ पर अजय विजय भाटिया, ठीक है। अजय नाम भी एक ही नाम में कई सारे नाम आ गए ना न्यूज थोड़ी सी अच्छा, अजय विजय ये भातीजा, ठीक है। तो न्यूज थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए कोका कोला, ये सारी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कोका कोला, थम्स अप, ये सारी आप लोगों ने देखी होगी, या फिर कोई पेप्सी वगैरह, ये तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है। और अजय विजय साहब जो हैं इनको हेड बनाया गया साउथ एशिया का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर कि हमारे देश की पर्सनैलिटी को किसी इंटरनेशनल कंपनी में इस पोस्ट पर दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से न्यूज में आ सकती है। पर लेकिन ये सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है इनसे पीने से बचना, ये हमेशा याद रखना, ये सेहत को इतना नुकसान पहुंचाती है जिसकी कुछ हद नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी न्यूज निकल कर आती है कि ये एक तरीके से मेल में स्पर्म काउंट कम कर देती है। इसी के साथ में फीमेल अगर रेगुलर इनको यूज करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पिज्जा, ये सारे इस तरीके के आइटम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको पीने से बचो। शूटिंग एक ऐसा गेम आप लोग बोल सकते हैं जो हमारे देश में काफी अच्छे से आज के डेट में बढ़ रहा है और हमारी परफॉर्मेंस भी उसमें शानदार आप लोगों को देखने को मिल रही है। हमारा देश सेकंड नंबर पर रहा यहाँ पर। अगर बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में, जो कि कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था साउथ कोरिया के अंदर में। तो सेकंड पोजीशन पर रहे, शानदार परफॉर्मेंस रही। 90 इंडियन के द्वारा यहाँ पर कॉम्पीट किया गया। अंडर 21 एज कैटेगरी में बात करें तो 17 मेडल जीते गए, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अभी अगर बात करें जो पर्टिकुलर, देखो अभी तो हम लोग इस पे बात करें यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो गेम के बारे में। सोचो अगर हर एक गेम में हमारे देश के जो बेसिकली अगर जो एक तरीके से नवयुवक हैं अगर ढंग से पार्टिसिपेट करें और हर लेवल पर हम लोग खड़े मिले वहां पर, खासकर ओलंपिक में, तो कितना शानदार लगेगा। सबसे बड़ी बात तब रहती है जब मेल के साथ में फीमेल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है शानदार परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पर सानियम के द्वारा 3 मेडल जीते गए, इंक्लूडिंग गोल्ड जो 10 मीटर राइफल में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अभिनव के द्वारा और यहाँ पर कमलजीत के द्वारा यहाँ पर गोल्ड जीते गए। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी अच्छा रहता है। तो खेलोगे नहीं, वैसे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो डायलॉग चेंज करके रख दिया आज के डेट में अगर ढंग से आप लोग देखोगे चीजों को। Q&A सेशन देखते हैं, कौन बनेगा छोटू करोड़पति। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट करना। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर अभी विज्ञान विदुषी कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है, ये आप लोग को बताना है। AICTE, CSIR, TIRF या फिर IDSA। दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इंडिया के द्वारा मीटिंग के बारे में बात करें तो ज्वाइंट कमेटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है।
तो कौन से देश की यहाँ पर देखने को मिली? यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया या फिर ईरान? ये आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? एक्साइज एक्वेरियन के बारे में। ये इसका शब्द का मीनिंग भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसका मतलब क्या वो भी डिस्कस करेंगे। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? इंडिया के साथ में, इंडिया, यूएई, श्रीलंका, जापान या फिर मालदीव? सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्म फोर्स के द्वारा फर्स्ट, अभी यहाँ पर बात की जा रही है LSAM-15, ये आप लोगों यार्ड 125 जो है थाने बेस्ड प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की जा रही है। मतलब कहने का यहाँ पर यह कि किस शस्त्र जो यहाँ पर बल ने अभी थाने स्थित जो निजी कंपनी के साथ में अभी यहाँ पर चीजें स्टार्ट की हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में कई सारी ऐसी चीजें कि प्राइवेट कंपनी के साथ में काम किया जा रहा है आज के डेट में, इवन डिफेंस की फील्ड में भी अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी? सही आंसर क्या है ये बताना है। तो अगर हम लोग अपने ही देश की कंपनी से चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी। सीसैट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, बाकी सॉल्यूशन फिर आप लोगों को बताया जाएगा। अभी यहाँ पर जो प्लेस इन न्यूज यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली जो रामसर साइट हम लोग कवर कर रहे हैं, अपर गंगा रिवर है यहाँ पर, तो अपर गंगा रिवर है आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिले अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया और फर्स्ट वेटलैंड है जो कि यूपी के अंदर में ये रामसर साइट का दर्जा यहाँ पर दिया गया। हिस्टोरिकल वैल्यू भी है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको रेड लिस्ट, गंगा रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल के नाम आप लोगों ने सुनोगे ये रेड लिस्ट में, तो इसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर ये न्यूज में आता है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले का जो आंसर है यहाँ पर ये है TIFR, इसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसके द्वारा विज्ञान जो विदुषी के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए इंडिया के साथ में तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यहाँ पर, तो इसके साथ में अच्छे रिलेशन हमारे चल रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेवल पर काम करने की कोशिश करें आने वाले टाइम पे। एक्वेरियन जो है यहाँ पर ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के अंदर में। ठीक है, तो ये इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। नॉर्मली अगर बात करें ये शब्द का मतलब अगर आप लोगों से कोई पूछे तो फ्रेंडशिप होता है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये पर्टिकुलर सिस्टम हमने किस कंपनी से खरीदा, तो ये किसके द्वारा खरीदा गया, तो इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर खरीदा गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी न रहे। बाकी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आइए अंग्रेजी के कुछ नए शब्द सीखते हैं जिससे आप लोगों को काफी फायदा होगा अगर इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे। और ये शब्द तो आप लोगों ने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा, रेनेसां। ठीक है, तो रेनेसांस के बारे में पढ़ा होगा कई बार, इसको बोलते हैं नवयुग, यानी कि नई एक सदी की स्टार्ट या फिर नए कुछ ऐसा चेंज आना जो कि या फिर पुरानी चीजों में कुछ इंप्रूवमेंट आना भी कई बार आप लोग बोलते हैं, रिवाइव कर लिया चीजों को कि लंबे समय से बेकार चल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नवयुग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लेनेंडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बेसिकली सज्जनता, यानी कि बहुत ही लीनियंट पर्सन है, सुना है, बहुत ही लीनियंट पर्सन है, बहुत ही सीधा आदमी है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। हैफेजर्ड होता है बेढंगा, यानी कुछ भी ढंग से नहीं करता भाई साहब, सब कुछ उपड़ा फुड़ा रहता है, इसकी जिंदगी पता नहीं कैसे चल रही है, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता है इंसान, सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा रहता है इसका, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूसेंट, मौन रहना। मौन रहने में भी एक काफी बड़ी शक्ति है, अगर आप लोग मौन रहना सीख गए तो बहुत एनर्जी सेव कर पाओगे, तो फालतू की चीजों में बहस मत करें। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिजल, ये होता है अध्ययन करना, चीजों को शानदार तरीके से समझना और चीजों को आगे लेकर चलना। कई बार हम लोग क्या रहते हैं, चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, पर इन रियलिटी में हम लोगों को अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, हम लोग अगर ढंग से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और दिन को शानदार तरीके से एंजॉय करना। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की लाइफ है। ठीक है, और बाकी तैयार है ना, 30 तारीख से जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है यूपीएससी कैटेगरी में, और सीडीएस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी उसको कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं तैयारी कर रहा था असिस्टेंट कमांडेंट की, तो क्या मैं इसके साथ में कनेक्ट हो सकता हूँ? हाँ यार देखो, सेम सिलेबस कंप्लीटली वही आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंग्लिश का बस थोड़ा सा हुआ है उसमें, पर इंग्लिश भी कवर हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव अगर तरीके से अगर देखा जाए आप लोग, तो अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट आप लोग जो चीजें देख सकते हैं अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही तसल्ली में सारी चीजें कवर की जा रही हैं। ठीक है, और यूपीएससी के लिए तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी उनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगाकर जाओगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी थी। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उसी लिंक से डाउनलोड करना जो वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। PSIR और इसी के साथ में यहाँ पर जो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी इसको 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है जिसमें आप लोग यहाँ पर बेसिकली एडमिट कर सकते हैं,
उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडमिशन जो है वो यहाँ पर फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कुछ बनता नहीं है उसका मतलब, तो स्टार्टिंग से ही लेकर चलोगे तो अपने सिलेबस को अच्छे से कवर आप लोग कर पाओगे। ठीक है, जो कूपन कोड वगैरह है वो डिस्काउंट वगैरह वो भी आप लोग खत्म हो जाएगा, तो ये आप लोग जरूर यूज कर लेना। जिसको यूज करना हो फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं, फिर बाद में आप लोग कस्टमर केयर टीम को यहाँ पर परेशान करते हो। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग में अपना कर लेना जो भी चीजें हैं, फॉर्म भरने और चीजें करनी है स्टार्टिंग में कर लिया करो, एंड में क्यों उसको रोके रखते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।